बहुत से बच्चों को पढ़ाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे आंसर तो लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सर अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ बोल करके चला जाऊँ ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ 10 तरीके के इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा आज। कंक्लूजन तो अपना भगवान भरोसे है। प्रीलिम्स के लिए पेपर अगर निकालना है कम से कम 35-40 टेस्ट लगाने हैं, 10 तो फुल लेंथ लगाने हैं। अरे सारा ज्ञान मार्केट में अवेलेबल है। पटक पटक के मारूंगा, हाथों को साथ मारूंगा है? ऐसी लैंग्वेज की टोन होगी कि हम एग्रेसिव हो जाए। नहीं, कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब 2 क्वेश्चन बचे हैं और 5 मिनट रह गए। मैं तो इससे बुरा तो क्या ही होगा, और इससे बुरा हो ही रहा है तो मेरे बताने का फायदा ही क्या, अब तो बुरा ही होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ठीक है। तो मेरी आप लोगों के साथ पहली क्लास है। आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है? मेरी आप लोगों के साथ पहली क्लास है। ये क्लास हमारी जो है ये एक स्पेशल सेशन है जो आप लोगों के लिए प्लान किया गया है। बहुत से बच्चों को पढ़ाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे आंसर तो लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सर अलग जैसे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और ये बात सिखाई भी नहीं जाती ज़्यादातर जगह तो हमने प्लान किया कि नहीं, आप लोगों के साथ आंसर राइटिंग एस्पेक्ट को पढ़ाने से पहले एटलीस्ट मेरी क्लास आप लोगों के साथ होगी जब, तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक सेशन रखूं जिसमें मैं ये बताऊं आपको कि आंसर राइटिंग में एक्चुअली कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। बहुत से बच्चे आंसर राइटिंग कर भी रहे होंगे। कुछ जगह कभी पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग करनी है, क्या करूं? कोई बोल देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, उसके मॉडल आंसर्स पढ़ लो, ठीक है। फिर तुम्हारा लेकिन अपनी क्रिएटिविटी अगर नहीं निकलेगी, तुम्हारे अपनी तरफ से अपना जो समझ से तुमने नहीं लिखा, तो नंबर फिर कैसे मिलेंगे? दूसरे का लिखा लिखाया रटना थोड़ी ना है। अच्छा, एग्ज़ाम जीएस पेपर्स की अगर हम बात करें तो पहले एस्से, फिर पेपर 1, फिर पेपर 2, फिर पेपर 3, पेपर 4। तो देखा जाए तो कितने नंबर हो गए जीएस के? टोटल मार्क्स कितने हैं एस्से मिला करके? 4 पेपरों के कितने नंबर टोटल? और एस्से और मिला दूँ तो 1250। और इस पर अगर पहले से ये सीखा ही नहीं कि करता कैसे है आंसर राइटिंग, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा समझ लो। अच्छा, प्रीलिम्स तो एक एक पड़ाव है, प्रीलिम्स तो एक स्टेज है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद रैंक किस पे आएगी? मेंस पे ही आएगी। तो मेंस की आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर सिलेक्शन और रैंक दोनों चाहिए तो सिलेक्शन एस्पेक्ट, उसके बाद फिर रैंक। बहुत से लोग होते हैं आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, ऑलरेडी मिल जाती है पोजीशन, फिर भी एग्ज़ाम देते हैं। क्यों? रैंक। तुम लड़ाई कर रहे हो उसके साथ जो ऑलरेडी शायद 3-3 बार मेंस लिख चुका हो। मानते हो कि नहीं? यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक फ़ायदा क्या होता है, ज़्यादातर वही सारे compete कर रहे होते हैं हमारे साथ जो खुद पहली बार लिख रहे होते हैं। यहाँ ये एग्ज़ाम कैसे डिफरेंट कैसे है? क्योंकि यहाँ पर वो भी compete कर रहे हैं जो शायद अभी इंटरव्यू राउंड में बाहर हुए होंगे, है ना। इसलिए ये पेपर और टफ हो जाता है। और उसमें अगर तुमसे कोई बोले कि पहली बार में तो निकल ही नहीं सकता, तो मैं कह रहा हूँ ये झूठ है। ऐसा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होते हैं। तो ये मिथ है अगर कोई कहता है कि भाई पहले अटेम्प्ट में पेपर नहीं निकल सकता। लेकिन ये पक्की बात है कि पहले अटेम्प्ट में बच्चा फोकस होता है अपने कंटेंट को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, और उसका पूरा फोकस होता है प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चंस कैसे करूं। गड़बड़ कहाँ हो जाती है इस पूरे 1 साल के रास्ते में, सफ़र में, जर्नी में? आंसर राइटिंग पर फोकस नहीं रहता। मैं कितने स्टूडेंट से मिला जिन्होंने बोला सर पता नहीं प्रीलिम्स कैसे निकल गया, पर निकल तो गया, अब क्या करूं, डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों? सर आंसर राइटिंग तो कभी करी ही नहीं। मैक्सिमम फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकालने वाले बच्चे की हालत वहीं गड़बड़ होती है कि सर मेंस आंसर राइटिंग तो मैंने करी ही नहीं थी, प्रीलिम्स तो निकल गया, चलो मैंने मेहनत करी 6 महीने, अब क्या करूं? और फिर वो लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये आपके 1250 नंबर है, आपने खुद बोला। फिर एस्से, क्वालिफाइंग पेपर, इंग्लिश हिंदी, चलो हिंदी हटा दो या इंग्लिश रख लो, हिंदी के स्टूडेंट्स हो तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। फिर तो ये क्वालिफाइंग पेपर में भी लिखना तो पड़ेगा।
और फिर लास्ट में ऑप्शनल, ऑप्शनल को समझना और ऑप्शनल को लिखना। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आंसर राइटिंग स्किल इज मैंडेटरी, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज अ प्री रिक्विजिट. If it is not there, definitely it is true you're not going to qualify this exam. This is for sure. तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं, इसलिए आप यहाँ पर हैं. चलो कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को. क्या क्या करेंगे आज हम, थोड़ा सा ही बता देता हूँ सर. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर एक बार क्या समझने वाले हैं. सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चे को ये नहीं पता होता कि फॉर्मेट क्या है या फ्रेमवर्क क्या है आंसर का. सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फ्रेमवर्क क्या है. ये किसी सीनियर ने बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया, किसी मॉडल आंसर में देख लिया था, लेकिन एक्चुअली कभी किसी ने सिखाया नहीं हाथ पकड़ करके कि फ्रेमवर्क होता क्या है एक आंसर का. तो ये बात मुझे पता है, तुम सबको पता है. इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है, एक कंक्लूजन होता है, ये मुझे पता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता है. लेकिन उसमें भी क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद फ्रेमवर्क समझने के बाद, हम ये देखेंगे कि एक अच्छे आंसर की, गुड आंसर के ट्रेट्स क्या क्या है. व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ गुड आंसर. एक अच्छा आंसर कब कहलाते हैं, उसको कब बोलूंगा ये अच्छा आंसर है. ट्रेट्स ऑफ अ गुड आंसर. ठीक है. और उसके बाद इंपॉर्टेंस आती है हमारे जो डायरेक्टिव्स होते हैं. व्हाट इज डायरेक्टिव्स, कौन बताएगा, रेज योर हैंड. जो हमारे से एग्जैक्टली क्वेश्चन के आगे जो एक वर्ड लगाया जाता है, एनालाइज, इवैल्यूएट, एग्जामिन. हमें सब भाई बहन लगते हैं ये, कोई फर्क नहीं पड़ता जो पूछा है, मुझे जो आता है मैं वो लिखूंगा. बेटा ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है, यूपीएससी में नहीं होता है. ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं इनकी एक इम्पॉर्टेंस होती है, वो समझेंगे थोड़ा सा. ठीक है. एंड देन आई विल एक्चुअली डिस्कस विद यू हाउ टू राइट अ इंट्रोडक्शन. सबसे बड़ी दिक्कत सर, इंट्रोडक्शन लिखते ही कैसे हैं. मैं यहाँ बोल करके चला जाऊँ ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ 10 तरीके के इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आज. देर आर डिफरेंट 10 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन दैट कैन बी रिटन, एंड दैट टू फॉर द सेम आंसर, सेम क्वेश्चन. ठीक है. और उसके बाद हम पढ़ेंगे सर, देन एक तो प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन की है, दूसरी प्रॉब्लम है देन हाउ टू राइट अ कंक्लूजन. कंक्लूजन तो अपना भगवान भरोसे है. संडे का टेस्ट लिखते हैं, होते होंगे आपके, 4-5 क्वेश्चन आते हैं एक साथ, उसमें सारे क्वेश्चन के कंक्लूजन लिख पाते हैं. 2 के छूट गए, 1 के छूट गए, पहले का लिख पाए, फिर समझ में आया कंक्लूजन छोड़ो, आंसर पे फोकस करो, पेपर छूट जाएगा. हो गया, ऐसा हो चुका है. और ये गलत है कि नहीं. कंक्लूजन के मार्क्स तो होते हैं. कल आप एक ऑफिसर बनेंगे, यू विल हैव टू राइट रिपोर्ट्स एंड ऑल, तो यू कैनॉट जस्ट लेट इट गो. ये आधा आधा नंबर जाने नहीं दे सकते. तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर विद एग्जाम्पल तुम्हें दे करके जाऊं कि एग्जैक्टली करना क्या है. अगर हम थोड़ा सा भी टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो हमें सीख करके जाना बहुत ज़रूरी. ठीक है. शुरू करें चलो. सबसे पहले हमारा जो एक क्वेश्चन होता है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर होता है. और सर फिर ये स्ट्रक्चर मुझसे भी कोई बच्चा पूछेगा, सर पीसीएस एग्जाम में क्या होता है, सर यूपीएससी में क्या होता है. बेटा ये सब जगह एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ अ यूपी पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, और एनी पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम, ये सब जगह वैलिड है. तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये पीसीएस एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम दोनों जगह वैलिड है. तो ये क्वेश्चन अब नहीं आए माइंड में, क्लियर करिए इसको. जो भी आप सीखेंगे ये सभी पेपर्स के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ भी मेंस आंसर राइटिंग है. तो डेफिनेटली यू गिव अ इंट्रोडक्शन टू योर आंसर. हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं. इंट्रोडक्शन लिखते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन शब्द नहीं लिखते हैं. एक गलती जो बच्चे करते हैं, सुनते जाओ अपनी गलतियां. पहले दिन आए इंट्रोडक्शन ही लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिखने से पहले ये शब्द नहीं लिखना है. हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब हम सीधे शुरू करेंगे यहाँ से और हम 3 से 4 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे. ठीक है. जो भी आपका 50-40 वर्ड्स आते हैं, 50 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली. ये भी डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितना बड़ा है, 150 वर्ड्स का है या 250 वर्ड्स का है. क्या ये सब बातें क्लियर हैं या ये भी बतानी पड़ेंगी. सच बोलो. एक भी बच्चा अगर ऐसा है जिसे ये भी नहीं पता तो मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी. 150 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 नंबर के आते हैं.
250 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के आते हैं। 150 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं 10 मार्कर, उसमें कितनी स्पेस मिलती है? 2 साइड्स, 3 साइड्स मिलती हैं जब 250 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। इतनी क्लैरिटी है तो आपका इंट्रोडक्शन 150 वर्ड्स का है या 100 वर्ड्स का है, 150 वर्ड्स का है या 250 वर्ड्स का है, 10 मार्क का है या 15 मार्क का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली योर इंट्रोडक्शन विल वेरी। बट अप्रॉक्सीमेटली हम 50 वर्ड्स, 4 से 5 लाइनें हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 30 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। इट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन मार्क्स कि कितने अलॉटेड है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पर बॉडी। तो बॉडी नहीं लिखना होता। ठीक है, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ इन वर्ड्स को, ये लिखने नहीं है। बॉडी में हमारी कोशिश होती है कि हम पहले एक मेन हेडिंग लिखें। दिस हैज़ टू बी योर मेन हेडिंग। और मेन हेडिंग के बाद नीचे आपकी आनी चाहिए सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स में सब हेडिंग नंबर 1, सब हेडिंग नंबर 2, सब हेडिंग नंबर 3, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन की 3 लाइनें, एक यहाँ से शुरू हो रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। हेडिंग, एक यहाँ हेडिंग है, एग्जाम्पल कहीं दूर, कहीं यहाँ चला गया कोने में। ठीक है, और फिर अगली हेडिंग यहाँ चली गई, फिर एरो बना दिया, फिर रियलाइज हुआ डायग्राम बनना था, बीच में जगह छोड़ी नहीं, वहीं घुसा दिया। बेटा ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है। इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको अपना आंसर एकदम सिंक में दिखना चाहिए। एक वर्ड अगर कभी यूज किया हो तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है, दोनों तरफ से एक जैसा, ऐसा दिखना चाहिए आंसर। कुछ बच्चे फर्स्ट पैराग्राफ लाइन छोड़ के करते हैं, मैं मना नहीं करता कि मत करो, करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जस्टिफाइड अलाइनमेंट अब अगर वो करते हो तो वो पूरे आंसर्स में करना, पूरी कॉपी में। किसी एक में किया, एक में नहीं किया, आज मन नहीं कर रहा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट में आपकी हेडिंग, जो भी 3 हेडिंग रही, 4 हेडिंग रही, फिर आपकी मेन हेडिंग। ठीक है, फिर आपकी 2-3 हेडिंग्स, और बीच में क्या आना चाहिए आपके, कोई भी टॉपिक है तो एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स। अगर मुझे सर डायग्राम बनाना है तो मैं कहाँ बनाऊँ, बेस्ट जगह कौन सी है डायग्राम बनाने की? इन माय ओपिनियन सबसे अच्छा जो जगह है डायग्राम बनाने की वो है इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में। अगर आपको कोई डायग्राम ऐसा लगता है जो आपके पूरे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे आप इन दोनों के बीच में बनाए, सेंटर में एकदम। सर ये डायग्राम कौन सा डायग्राम है, क्या ये ग्राफ है? ठीक है, क्या ये सर कोई जो है वेन डायग्राम है? वेन डायग्राम्स भी हो सकते हैं। सर क्या ये इस तरीके से हम जो है बीच में सर्कल बना करके जो बुलेट पॉइंट्स दे देते हैं, क्या ये इस तरीके का डायग्राम है? बिल्कुल वैलिड है। लेकिन सर अगर ये मैप है, इफ इट इज़ अ मैप, तब हम कहाँ बनाएं? तब मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप राइट हैंड साइड में एक बॉक्स बनाएं और उस पूरे बॉक्स में अंदर मैप बनाएं, वो अच्छा रहता है। क्योंकि आपका पूरा आंसर के बीच में अगर लंबा इंडिया का मैप आ जाता है तो फिर आपके पास स्पेस नहीं रह जाएगी अपने आंसर को लिखने की। इंडिया का मैप बनाना है, वर्ल्ड का मैप बनाना है, तो आप उसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड लेकर के एक बॉक्स लेकर के बनाएं। अगर आपके फ्लो चार्ट्स हैं, अगर आपका वेन डायग्राम है, इस तरीके के ग्राफ है, तो वो सेंटर में बनाएं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स बताइए, अगर किसी भी टॉपिक के कंपोनेंट्स पूछे, अगर किसी भी टॉपिक के फैक्टर्स पूछे, तो फैक्टर्स को हम इस तरह से आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? ठीक है, सो यू हैव, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू मेक द डायग्राम। डायग्राम बनाने की दूसरी जगह कौन सी अच्छी है? सबसे दूसरी जगह है जब आपको लगता है मेरा डायग्राम ऐसा है कि मैंने पूरा अपना आंसर लिख लिया है, अब मुझे डायग्राम से उसी पूरी बात को कंक्लूड करना है, तो कंक्लूजन से जस्ट पहले, कंक्लूजन से आप जस्ट पहले सेंटर में डायग्राम बनाएं। डायग्राम्स हमेशा सेंटर में ही बनाने चाहिए क्या सर? ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी ये चॉइस है कि नहीं सर मैं राइट हैंड साइड में बनाता हूँ या बनाती हूँ और मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस करी है सर, मैं उसे वैसे ही करना चाहता हूँ, मेरी एडवाइस है कोई गलत नहीं है, लेकिन नीटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नीटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। स्टूडेंट्स जब डायग्राम एक बॉक्स के अंदर बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और सही भी है, लेकिन एक गलती जो सारे करते हैं, सारे, डायग्राम किस चीज़ का है वो बताते ही नहीं। जैसे कि मैंने पूरा डायग्राम बनाया, जो भी मेरा डायग्राम है,
अब नीचे मुझे एक लाइन में ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि मेरी ये फिगर एक्चुअली में किस बारे में है, क्या शो कर रही है ये मैप जो मैंने बनाया है ये क्या शो कर रहा है। आप अपनी बुक में जब पढ़ते हैं तो बुक में देखते हैं ना, जब भी कोई डायग्राम बना होता है उसके नीचे फिगर लेजेंड होता है कि हेडिंग होती है, उसके बारे में लिखा होता है। डेफिनेटली एग्जाम में हम उसके बारे में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये आपको बताना है। ये मुश्किल चीज़ है, पेपर छूटने का डर होता है, पेपर छूटते छूटते फिर ये सब भी करना सर कैसे करूं। तो बेटा मैं बोलूँगा कि इतनी प्रैक्टिस करो कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली हाथ चलना चाहिए। तो आंसर राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस करो कि जब भी डायग्राम बना उसके नीचे अपने आप ही फिगर सेमीकोलन किस बारे में फिगर है, रिप्रेजेंटिंग दी अशोका एम्पायर, ईयर दिस टू दिस, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी यूज ऑफ ई गवर्नेंस, या फिर ई गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, आई एम नॉट जजिंग यू इन दैट पार्ट, ठीक है। अब बॉडी पार्ट होने के बाद बॉडी पार्ट हेडिंग, सब हेडिंग्स, कितनी मेन हेडिंग्स हो सकती हैं सर, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। अगर प्रॉज एंड कॉन्स पूछे तो एक हेडिंग फायदे की होगी, प्रॉज की होगी, एक कॉन्स की होगी, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। देन सर एक आता है आपका, फिर इसके बाद क्या करना है सर, मुझे किसी क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड देना है, मुझे किसी क्वेश्चन में सजेशंस देने हैं। अब दो एस्पेक्ट हैं, या तो सजेशन क्वेश्चन में पूछे गए भाई अगर प्रॉब्लम मनी लॉन्ड्रिंग की है तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं, सजेशंस पूछे गए। नक्सलाइट इज एन इशू, नक्सलिज्म, उसके सजेशंस क्या है। तो सजेशन वाला एस्पेक्ट या मीजर्स वाला एस्पेक्ट जब पूछा गया है तो वो उसकी हेडिंग बनेगी, ये पॉइंट्स बनेंगे। लेकिन सर पूछा नहीं गया है पर मुझे आता है, और मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम ऐसे ही लिखे हैं, जो मुझे आता है मैं लिख के आता हूँ, फिर टीचर देख ले उसमें कहाँ सही है कहाँ गलत है, ऐसे ही चलता है ना। 2 घंटे पहले तो तुम्हें नोट्स मिलते हैं हाथ में और पेपर भी पास हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। इंजीनियर्स कौन कौन है आप में से, बस इनसे पूछ लेना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मेरे कोई सजेशंस हैं, अगर मुझे लगता है कोई वे फॉरवर्ड देना है, और अगर वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया है तो मैं कंक्लूजन में दे सकता हूँ। देन यू विल आस्क मी सर कंक्लूजन में दे सकते हैं या नहीं, यू कैन, घबराइए मत, दे सकते हैं। अगर पूछा है एक्सप्लिसिटली व्हाट आर द मेजर्स, और फिर तुम उसे कंक्लूजन में लिख रहे हो, समझ में आ गया ना क्या हुआ तुम्हारे साथ। जो तुम बाहर निकले, क्या पेपर लिखा है भाई ने तेरे, दोबारा भी लिखूंगा ना लिख नहीं पाऊंगा, ऐसा इतना अच्छा लिख दिया शानदार, अरे हो गया इस बार पक्का, नंबर आए नहीं, क्यों नहीं आए, नहीं कर रहे हो ना वो चीज़ जो पूछी गई है। एक बच्चे के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो घुमा करके लिखता है, बस घुमा करके कहानी बना बना करके, है ना। पूछा गया है ग्लोबलाइजेशन पे, वो लिख रहा है इंडियन इकोनॉमी इज अ मिस्ड इकोनॉमी, और पूरी कहानी बना करके लिखूंगा, नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलरली 150 वर्ड्स का अगर क्वेश्चन है तो नहीं कर सकते हैं। आप कब कर सकते हैं ये चीज़ें, ऐसे में, ऑब्वियसली ऐसे में पॉसिबल है, ऐसे में एनेक्डोट स्टोरी से हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर नहीं कर सकते। खैर इंट्रोडक्शन पे अभी हम आएंगे, बेसिक फ्रेमवर्क में फिर पूरा करने के बाद लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन, एंड देन यू गिव ओनली 2 to 3 लाइंस ऑन द कंक्लूजन टॉपिक एंड देन यू कंक्लूड योर आंसर। इंट्रोडक्शन वर्ड का मतलब ही क्या है, मैं पूरे आंसर में क्या लिखने वाला हूँ वो बता रहा हूँ। कंक्लूजन का मतलब क्या है, मैंने पूरा आंसर जो लिखा है इससे मुझे क्या समझ में आया मैं ये बता रहा हूँ। माइंड क्लियर करो अपना, कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, फ्रेमवर्क समझ में आया। अब एक अच्छे आंसर की ट्रेड्स क्या है, अगला क्वेश्चन, ट्रेड्स ऑफ अ गुड आंसर। यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बिल्कुल घबराइए मत, पूछिए। कंक्लूजन से पहले ऑपोजिट व्यूज जो होते हैं उसके रिस्पेक्ट में आप कह रहे हो, वो ऑपोजिट व्यूज जो हैं वो कंक्लूजन से पहले दिए जा सकते हैं, अगर वो पूछे गए हैं तो हो सकता है, अगर वो पूछे ही नहीं है तो वैन, जरूरी तो कोई भी चीज किसी भी आंसर में नहीं है, ध्यान से सुन लो। जरूरी तो सिर्फ यही है कि तुमसे पूछा गया क्या है, तुम उसका आंसर कर रहे हो कि नहीं। बेटा मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, और तुम मुझे आंसर देते हो मेरा नाम है, मेरी उम्र है, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। मैंने पूछा, मैंने क्या पूछा, भाई बहन कितने हैं। जैसे हम क्वेश्चन तुम्हारे परिवार के बारे में ही पूछ रहे हैं, तुम्हारी फैमिली के बारे में ही, लेकिन पूछ हम जो रहे हैं आंसर तुम उसका कर रहे हो, इसका ध्यान रखना है। हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो चलेंगे, साइंस में
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये इतना बड़ा टॉपिक है, स्टेम सेल थेरेपी इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है? एडवांटेजेस पूछे हैं? नहीं पूछे। जो पूछा है वो आंसर देंगे, तो इसलिए तो आप बिल्कुल फ्री हैं। प्रीलिम्स में होता है 4 में से एक आंसर चूज करो, मेंस में होता है बेटा जो समझ में आए लिख ले। और आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ब्रॉड आते हैं। मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने एनालाइज नहीं करे हैं अब तक, बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं। आप उसमें बहुत स्कोप होता है लिखने का, ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मेरे पूरे आंसर में, क्वेश्चन में उन्होंने अपने भाई बहन का नाम ही नहीं बताया, अब पूरा परिवार का बता दिया, अब क्या ज़रूरी था? सबसे ज़्यादा जो पूछा है वो बताना। ठीक है, यही है बस आंसर राइटिंग। जो तुम इंग्लिश में जब आता है ना, या टिपिकल हिंदी में जब आ जाता है, तब समझ में नहीं आता सर क्या करना है इसमें। ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, जो चीज़ पूछी है उसका आंसर देना है। टाइम कम है, स्पेस कम है, स्पेस भी अनलिमिटेड है नहीं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैडम शीट शीट शीट, नंबर 3 ही आने तुम्हारे, शीट शीट। क्या कर रहे हो? इररेलेवेंट लिख रहे हो ना कुछ, तभी तो नंबर नहीं आ रहे। यूपीएससी में शीट भी नहीं ले सकते एक्स्ट्रा, टाइम भी लिमिटेड है, तो आपको टू द पॉइंट लिखना ही है, डायरेक्टली हिट टू द आंसर। देर इज 150 वर्ड्स के क्वेश्चन में तो स्कोप ही नहीं है कि आप कहानी बना सको। ठीक है, सो कोई चीज़ ऐसी ज़रूरी नहीं है। अब मैं टाइम की बात करी, मैं तो टाइम भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। जनरली बच्चों को ये बात पता होती है, लेकिन चलो एक बार और। 7 मिनट 10 मार्क वाले क्वेश्चन में 11 मिनट्स अप्रॉक्सी है ये, ऐसा नहीं कह रहे कि सर बिल्कुल घड़ी देख के चलेंगे, अप्रॉक्स है। किसी क्वेश्चन में 6 मिनट लग सकते हैं, किसी में 8 भी लग सकते हैं। ऑन एन एवरेज इफ यू टेक 7 मिनट्स फॉर 10 मार्क क्वेश्चन एंड 11 मिनट्स फॉर 15 मार्क क्वेश्चन, there is a highest possibility that you will be able to complete your paper in time, or else भगवान मालिक है। ठीक है, ये एक बेसिक जो अप्रोच है जो आपको लेके चलनी है। अब सोचो 7 मिनट में क्वेश्चन रीड करना है, रीड करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद उसे प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करना है। ये सब आपको करना है कितनी देर में? 7 मिनट्स के अंदर ही करना है। जो गलती बच्चे करते हैं वो कौन सी करते हैं बता देता हूँ। पॉइंट्स की प्रायोरिटी उन्हें नहीं पता होती, जो माइंड में आ रहा है वो लिखते जा रहे हैं। तीसरे पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते समझ में आता है अच्छा नहीं नहीं ये वाला पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, फिर वो चौथे पांचवें नंबर पे होता है वो पॉइंट। गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? आंसर पढ़ने वाले ने सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ना चाहिए था वो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला पढ़ता तो अच्छा रहता, नहीं आता आंसर में इम्पैक्ट आता। आपका वो पॉइंट जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला है वो कहाँ चला गया? सबसे लास्ट में। कारण क्या है? कारण है सर, इसका रीज़न है मेमोरी रिकॉलिंग। जो रिकॉलिंग होनी थी मेरी, वो रिकॉलिंग मेरी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? सिंपल सी बात है भाई, प्रैक्टिस नहीं करी थी। भर भर के सुना होगा। प्रीलिम्स के लिए पेपर अगर निकालना है कम से कम 35-40 टेस्ट लगाने हैं, 10 तो फुल लेंथ लगाने हैं। अरे सारा ज्ञान मार्केट में अवेलेबल है। तुम में से ही बैठे हो जो 4 जने तो चाय पे चर्चा कर रहे होते और यही बातें बोल रहे होते। सेक्शनल देंगे, फिर फुल लेंथ देंगे, फिर घर पे 3 घंटे का 2 घंटे में पेपर देना, उसे 1.5 घंटे में करेंगे। 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, वहाँ पे तो हमें रोल नंबर भी भरना होता है। सब ज्ञान तुम सबके पास है, मुझे वो नहीं बताना। मुझे बस ये बताना है कि जब इतनी मेहनत प्रीलिम्स में करी, मेंस में क्यों? सच बोलो अपने आप, नहीं करी ना। ये होने वाला है तुम्हारे साथ, जो मैं 6 महीने 1 महीने 1 साल पहले बता रहा हूँ। इतनी मेहनत प्रीलिम्स में करी तो मेंस में क्यों नहीं करी? मतलब 250 नंबर का एक पेपर, उसमें आएंगे 20 क्वेश्चन, उसकी कम से कम कितनी बार प्रैक्टिस होनी चाहिए? कम से कम उस 20 क्वेश्चन का आपने लगाया 100 क्वेश्चंस के 35 टेस्ट, 35 टाइम्स तो चल रहे हो तुम। यहाँ पर 5 टाइम्स भी नहीं चल रहे, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 20 दिन निकल गए। उसमें तो सर मैं दुख दुख में रहा कि होगा कि नहीं होगा। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं खुश हो गया, उर्रे पार्टी, घर में खुशी खुशी का इतना माहौल है, पढ़ नहीं पा रहा। फिर किसी ने आके समझाया बेटा हुआ नहीं है तेरा, रिश्तेदार एवं ही फ़ोन कर रहे हैं। फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं नहीं हाँ मेंस की तैयारी, फिर वो सब्जेक्ट खोले। और आदत किसकी बनी हुई थी 6 महीने से?
टिक लगाने की, फिर लिखूं कैसे, फिर किसी ने बोला कि आंसर राइटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज लगा ले। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल इतना टाइट है, इतना टाइट है, हर दिन में मैं इतना इतना सिलेबस कैसे रिवाइज करूं, मैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक दिन के अंदर मेंस आंसर राइटिंग कैसे कर लूं? तो मुझसे वो टेस्ट सीरीज होगी नहीं, मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं बोलूँगा इंस्टीट्यूट बेकार है। उसके बाद मैं बोलूँगा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ये मुझे स्कूल ने सिखा दिया है, पिछले 12 साल में मैंने जो फर्स्ट से 12th क्लास तक जो मैंने पढ़ाई करी है, स्कूल ने सिखाया पहले पूरा पढ़ते हैं उसके बाद टेस्ट लिखते हैं, पूरा पढ़ते हैं फिर टेस्ट लिखते हैं। पूरा सिलेबस कभी होगा मेंस का ख़त्म? और बच्चा सीधे आंसर राइटिंग कर रहा होता है एग्जाम में, फिर वो कहता नंबर नहीं आ रहे, कहता तीसरा अटेम्प्ट हो गया, चौथा अटेम्प्ट हो गया, कमी तेरे अंदर है बेटा, तूने चौथा अटेम्प्ट क्यों किया, तुमने ये काम किया ही नहीं। मेरा ये मानना है कम से कम एक एक पेपर को 250 नंबर का जो पेपर है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, तो यहाँ सेक्शनल टेस्ट नहीं देने चाहिए क्या? क्या यहाँ सोशल जस्टिस का एक टेस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टेस्ट, साइंस का एक टेस्ट, क्या 20-20 क्वेश्चन के ये टेस्ट नहीं देने चाहिए मुझे? पर बच्चा नहीं देता है। मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाई नहीं कर पाते मेंस या पीछे नंबर आते हैं और इंटरव्यू नहीं होता और बाद में बोलते हैं इंटरव्यू की वजह से रह गया। तू मेंस की वजह से रह गया है, क्यों धोखे में है? अपने आप ही राजा बाबू बन रहा है। मेंस में रह, मैं इंटरव्यू में रह गया, मेंस में रह गए थे तुम, तुम्हारे मेंस में इतने नंबर नहीं थे कि तुम्हारे इंटरव्यू के जो एवरेज मार्क्स आए कि तुम क्वालिफाई कर सको। लेट्स बी ट्रूथफुल टू ईच अदर एटलीस्ट। क्या होगा लोगों को बोल करके, वो जो बच्चे ना वो 80.5% को 82 बताते हैं मोहल्ले में, वो बच्चे क्या मिलेगा? इंटरव्यू से बाहर हुए, मेन से बाहर हुए, तुम बाहर हुए, लेकिन उसका मेजर कारण आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस को समझो। ठीक है, अगर सेक्शनल है तो यहाँ भी देने हैं। खैर मैं आगे चलता हूँ। ट्रेड्स ऑफ अ गुड आंसर। ट्रेड्स ऑफ द गुड आंसर, डेफिनेटली इट्स कंटेंट इज द वन ऑफ द ट्रेट जिसकी वजह से तुम्हें नंबर मिलने हैं, गारंटीड, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कंटेंट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, वी कैन नॉट डिस्कस इट हेयर, बट कंटेंट तो चाहिए। बिना पढ़ाई करे पेपर निकल जाएगा ऐसा नहीं होगा। कंटेंट के बाद आता है कंटेंट का प्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी आपको एक फ्रेमवर्क के साथ अभी समझा दिया है। इजी फ्रेमवर्क कह लो, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर कह लो, व्हाटएवर यू से। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर्स। एक होता है पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ वो समझूं, और एक होता है जो समझ में आया है अब उसे ऐसे लिखूं कि पढ़ने वाले को भी समझ में आए। दो फेजेस हैं, पहला फेज तुम लिख पाओ, दूसरा फेज पढ़ने वाला समझ पाए। तुम जब यहाँ पे डीएमपी करते हो तो तुम उस फेज की तैयारी करते हो कि मैं लिख पाऊँ, लेकिन एक्चुअली में तुमने उस चीज़ की तैयारी नहीं करी है कि सामने वाला जो पढ़ रहा है उसे समझ में आए। फिर तुम आंसर लेके भागते हो मेंटर के पास, टीचर के पास, सर पढ़ के बता दो एक बार। वो चीज़ क्यों है? क्योंकि तुम्हें वो ट्रस्ट चाहिए कि सर पढ़ने वाले को समझ में आया नहीं आया। अपना आंसर सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, ये बता दूं मैं। अपना आंसर पढ़ के ऐसा लगता है मैंने क्या लिखा हुआ, लेकिन 5 दिन बाद उसी आंसर को जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है मैंने क्या ही लिखा है। मेहनत करी होती है हमने, जब मेहनत करी होती है तो हमें अपनी मेहनत का क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। तो हम दोस्त को पढ़वाते हैं, हम फैमिली में पढ़वा देते हैं, मम्मी किचन में काम करे, पढ़ लो ना पढ़ लो ना, वो पक्का करोगे तुम क्योंकि तुमने मेहनत करी है उस पर। और मेहनत का जो हमें चाहिए होता है रिजल्ट, तो टॉपिक चेक होकर आए, टाइम पर आए, नंबर कितने मिले, फिर पड़ोसी से देख रहे हैं तेरे 2.5 नंबर मेरे 3 नंबर, दोनों खुश हैं। दोनों का नहीं होना, तो खुश हैं आपस में, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, आंसर राइटिंग में तो खासतौर पर डीएमपी जो आप करते हो उसके मार्क्स पे मत जाया करो, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जना चेक करेगा तो वो 2.5 का कब 1 कर दे तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन तुमने जो लिखा है वो कल से बेहतर लिखा है या नहीं लिखा उस पर फोकस करो। कल से, येस्टरडे से तुम बेटर हुए या नहीं। तो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन मैटर्स। प्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर ऑफ आंसर बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रेजेंटेशन में आपका डायग्राम आ जाता है, मैंने अभी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। डायग्राम के साथ साथ प्रेजेंटेशन में आपका आता है, इसमें एक जो आता है आपका एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स बेटा बहुत ज़रूरी है। रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, इसमें मैं वर्ड लिख रहा हूँ रेलेवेंट, ये आपको देने हैं। फिर अच्छे आंसर में, प्रेजेंटेशन में और कंटेंट मिलाकर के जो चलता है वो है कि आपने एड ऑन्स क्या किए हैं। एड ऑन्स पहली बारी में जब आप तैयारी करने जाते हो तो आप नहीं कर पाते। एड ऑन्स वही बच्चा कर सकता है जिसने बेसिक आंसर राइटिंग कर रखी है। जैसे कि
यूजिंग रिपोर्ट्स, बजट, है ना, बजट के कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो आपको ऐड करने होंगे। कौन सी रिपोर्ट है स्पेसिफिक, इफ यू कैन राइट इट इन द रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम, रेलिवेंट प्लेस, वो आ सकता है। देन पॉलिसी, पॉलिसी नेम एंड सिग्निफिकेंस, कि क्या सिग्निफिकेंस है। देन पर्टिकुलरली साइटिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन, साइटिंग दी जुडिशियल जजमेंट्स, है ना, जुडिशियल जो भी जजमेंट्स हैं वो आप साइट कर सकते हो कि भाई किसी पर्टिकुलर जज ने क्या बातें कही एग्जैक्टली। जैसे करप्शन के केस में मैं लिख सकता हूँ मद्रास हाई कोर्ट के ये स्पेसिफिक जज है जिन्होंने ये बातें बोली दैट करप्शन इज प्रेविलेंट and not bearing even IS and IPS officers. And I can give the examples of such people who are actually doing corruption. तो करप्शन एक आपका टॉपिक है, उसके अंदर हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक टॉपिक आया कि करप्शन अगर टॉपिक ही है तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग उसमें क्या है, ये रिपोर्ट हो गई। क्लाइमेट चेंज पर IPCC की रिपोर्ट है, आई कैन साइट दैट एग्जाम्पल। ये एड ऑन आप कब कर पाते हो, इकोनॉमिक सर्वे, ये आप तब कर पाते हैं जब आपका बेसिक कंटेंट तैयार होता है। लेकिन बच्चा आंसर राइटिंग में क्या शुरू करता है, यहीं से मेहनत करनी शुरू कर देता है। फिर उसकी अब हरकतें देखो, अखबार में से सारे जजमेंट कॉपी बना बना के लिख रहा है, अखबार की सारी रिपोर्ट्स को जो है एक कॉपी में सजा सजा के लिख रहा है। सिर्फ लिख रहा है, याद नहीं कर रहा उसे, और वो बन रहा है, एग्जाम की हो रही है तैयारी। क्या तैयारी हो रही है, तुम्हें नोट्स बेचने हैं, तुम्हें नोट्स बेचने हैं, उसकी तैयारी तो हो रही है, एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही। ये काम करना है, लेकिन कब करना है, जब पहले ये तो तैयार हो। अखबार को कॉपी पेस्ट करते हो, एडिटोरियल पढ़ने चाहिए, किसी ने समझा दिया, एडिटोरियल पूरा छाप दिया अपने नोट्स में, वो नोट्स कहाँ रहे, कुछ कटिंग चिपका रहे होते हैं, कॉपी सजा रहे होते हैं, अंडरलाइन कर करके कॉपी बन गई इतनी मोटी पूरे अखबारों की। बेटा वो बिल्कुल काम नहीं आएगी, मेरे से सुन ले। एक पूरे एडिटोरियल में 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट, वो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। एग्जैक्टली क्रक्स क्या है उस पूरे एडिटोरियल का, उसके 2 पॉइंट। एग्रीकल्चर पे पूरे एक साल में कितने पॉइंट्स आएंगे, कितने आर्टिकल्स आएंगे, समझ में आ रहा है। और उसमें से भी जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, सिलेबस से रिलेटेड है, रेलेवेंट है, वो आर्टिकल कितने हैं वो देखना। और उसमें भी एग्जैक्टली पूरे आर्टिकल में कहीं भी कौन सी एक बात है जो लिख सकता हूँ एग्जाम में। यू डू नॉट हैव स्पेस एंड टाइम इन द एग्जाम, तो इफ यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। उसके नोट्स बना बना के कॉपी में पेस्ट कर करके अगर रख रहे हो तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हो, यू डोंट डू दैट। क्या करना है फिर सर, पढ़ना है, यस, समझना है, यस, 2 पॉइंट अगर अच्छे लग रहे हैं तो नोट भी करना है कॉपी में, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सारे एडिटोरियल्स को एक के बाद एक क्या होगा, अपनी एक ओपिनियन क्रिएट होगी, और अपनी वो उस ओपिनियन को क्रिएट करके हम एविडेंसेस दे पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे अपने आंसर को, एग्जाम्पल दे पाएंगे, कहाँ से, अपनी उस नॉलेज से, और उसे कोरिलेट करेंगे अपने सिलेबस से, रेलेवेंट सब्जेक्ट से, मे बी ए कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल से, मे बी एक्ट्स, कोई भी स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, फीमेल्स के लिए अलग हैं, वुमेन सेफ्टी के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, सीनियर सिटीजन के अलग हैं, क्राइम के लिए अलग है, टेररिज्म के लिए अलग है, मनी लॉन्ड्रिंग का अलग है। ये पता होना चाहिए ना, RTI अपने आप में एक एक्ट है। व्हेन यू आर सीइंग ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ आर्टिकल्स एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स, देन यू कोट इट एट द रेलिवेंट प्लेस। अरे हाँ या ना, ये बाउंसर तो नहीं जा रहा है इसे, आ तो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वेल बॉल्ड, बस निकल गए अपना, आ रहा है कि नहीं, करना है ये पहले। लेकिन यहां पर आइए, फिर यहां आइए, फिर यहाँ आइए। मतलब जब आप आंसर उसका बेसिक लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख पा रहे हैं, तब आप मुझसे कहोगे सर अब मैं अपने आंसर में आधा नंबर और कैसे बढ़ाऊं। तो मैं बोलूँगा बेटा डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अब मैं बोलूँगा चलो एक काम करते हैं, किसी रिपोर्ट को ऐड कर देते हैं, बजट की कोई बात को ऐड कर लेते हैं। ये थर्ड स्टेप है। ये पहला स्टेप अगर आंसर राइटिंग का होगा तो क्या शुरू होगी, क्रैमिंग। अब क्रैमिंग जिसने आंसर राइटिंग के लिए शुरू कर दी, कौन मालिक है उसका, भगवान मालिक। इतने सारे क्वेश्चन, इतने रैंडम क्वेश्चन, इतने सारे टॉपिक, कैन यू क्रैम एवरीथिंग,
ये ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाता है कि आप क्रैमिंग भी कर लो, चलो कर लिया, तो क्या उसे 7 मिनट में रेसिप्रोकेट कर लोगे उस मेमोरी को? नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड देन उसके कंटेंट को समझ करके, एग्जाम्पल समझ करके, फिर रेलेवेंस को देख करके एड ऑन करेंगे चीज़ें, और फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू हो सकता है डेफिनेटली, कंक्लूजन हो सकता है यहाँ से, हो सकता है डेफिनेटली, बट दिस इज द स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। डन डन। ट्रेड्स ऑफ अ गुड आंसर, और क्या ट्रेड्स होने चाहिए एक अच्छे आंसर के? इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन होना चाहिए डेफिनेटली, वो स्ट्रक्चर में आ गया। और ट्रेड्स ऑफ अ गुड आंसर, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, और लैंग्वेज। सारा खेल किसका है? लैंग्वेज का है कि नहीं है? लैंग्वेज की टोन कैसी होनी चाहिए? पटक पटक के मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, है? देखी होगी ना घातक, सनी देओल। ऐसी लैंग्वेज की टोन होगी कि हम एग्रेसिव हो जाए, ऐसी लैंग्वेज की टोन होगी कि हम एक्सट्रीम हो जाए? बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज की जो टोन रहेगी, टोन ऑफ द लैंग्वेज, इट हैज टू बी न्यूट्रल। ये न्यूट्रल रहनी चाहिए। पर्टिकुलरली कौन से क्वेश्चंस में? उन क्वेश्चंस में जिसमें हम कोई ना कोई प्रोस कॉन्स बता रहे हैं। अगर हम प्रोस बता रहे हैं, हम कॉन्स बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारा राइटिंग स्टाइल एग्जामिनर को पहले से ही बता दे कि मेरी ये सोच है। मेरी सोच नहीं दिखे उसको, उसको दिखे कि पॉजिटिव्स क्या हैं, उसको दिखे नेगेटिव्स क्या हैं। मेरी सोच मुझे बतानी होगी, तो मैं कंक्लूजन से पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन करूंगा कि दिस शुड बी समथिंग, ऐसा होना चाहिए। या अगर कोई जजमेंट भी देना है तो मैं कंक्लूजन में कोई बैलेंस्ड जजमेंट दूंगा फिर। तो मेरी टोन न्यूट्रल होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीमिटी, पर्टिकुलरली एक्सट्रीम वर्ड्स भी। एंगर ही लिखेंगे, रेथ नहीं लिखेंगे। रेथ, रेज, एंगर, अंतर है इनमें कुछ? कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया सर। इतना तो मैंने सोचा नहीं था आंसर राइटिंग के बारे में। नहीं, नहीं करना है, इतना काफ़ी है। एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स को आप प्रोज एंड कॉन्स में लिखिए, लेकिन आप ऐसे मत लिखिए कि आपकी बैलेंस्ड अप्रोच में एक्सट्रीम वर्ड्स आ रहे हैं। नहीं, बैलेंस्ड अप्रोच है तो बैलेंस्ड है, एक्सट्रीम वर्ड्स कैसे आ सकते हैं? कम से कम आपकी ओपिनियन में नहीं आएंगे। फिर एक तो न्यूट्रल होनी चाहिए आपकी टोन, और कंक्लूजन जब आता है, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। या आपको जब पूछा गया डू यू एग्री, और आपको लिखना पड़ रहा है वहां येस आई डू एग्री, और नो आई डू नॉट एग्री, या आई एग्री टू एन एक्सटेंट, हाउएवर अपनी बात को लिखना है, तब वहां पर आपको कैसी सोच होनी चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक। देश का कुछ नहीं हो सकता, मुझे नौकरी चाहिए, मतलब ऐसी सोच के साथ पेपर दे रहे हो बेटा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं फिर। ऑप्टिमिस्टिक सोच होनी चाहिए डेफिनेटली। देर इज अ वे, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। तो ऑप्टिमिस्टिक सोच क्लाइमेट चेंज पर, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज पर देखा जाए तो आईपीसीसी की रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि अगर अब भी कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या होने वाला है? पढ़ ही लिया हुआ तुमने, थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही है, करंट अफेयर्स तो आप कर ही रहे हो। तो वो भी एक डेंजरस सिचुएशन है ना? जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह का हम कोई क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली हम ऐसी सिचुएशन में है, टर्की में जो हुआ, या नेपाल में पहले जो हुआ था, या इंडिया में भी समय समय पर ट्रेमर्स आते रहते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ डिजास्टर, इज समथिंग दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ। बट ऑप्टिमिस्टिक सोच होनी चाहिए। हम कितनी भी तैयारी कर लें, होने वाला तो कुछ है नहीं, ऐसी सोच के साथ हम आंसर नहीं लिखेंगे। ऑप्टिमिस्टिक सोच होनी चाहिए, आपकी सजेस्टिव सोच होनी चाहिए, जहां आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सोच के साथ लिख रहे हैं। या फिर अगर एक कंक्लूजन लिखना है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये लेकिन कम करिएगा, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि डरा देने वाली सोच होनी चाहिए कंक्लूजन में। जैसे मैंने बोला एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज पे अगर ये रिपोर्ट कहती है अभी भी हमने कदम नहीं उठाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो ये डराने वाली सोच है, तो कंक्लूजन डराने वाले भी हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके सजेस्टिव मेजर्स फिर ऊपर लिखे हुए हों, ये बात ध्यान रखना कि अगर हमने इन इन चीज़ों का आज भी ध्यान नहीं रखा तो फिर तुमने क्या किया? डरा दिया। तुमने क्या किया? डरा, सजेशन देके डरा दिया। कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं।
देख लीजिएगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका बिल्कुल सॉल्यूशन इमीडिएटली चाहिए ही चाहिए, जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट पे केस आता है, आपको कुछ कंक्लूजन लिखना है उसमें, पूरा का पूरा केस स्टडी हो गई, पर कंक्लूजन में आता है कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपने एक्सट्रीम लिखा, तो कुछ केसेस होंगे जहां पर आपको एक्सट्रीम लिखना होगा, नो डाउट, लेकिन वो भी सजेस्टिव मेजर्स के साथ। बट जनरली आपका जो टोन रहेगी वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगी, जनरली जो आपकी टोन रहेगी सजेस्टिव रहेगी। फोकस पूरी तरह से करेंगे कि हम न्यूट्रल सोच के साथ, टोन के साथ लिखें। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, लैंग्वेज कभी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगी, आई करके नहीं लिखेंगे, ये तो पता होंगी बातें, ठीक है। वो थर्ड पार्टी, थर्ड टेंस में लिखा जाता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तीसरे को बताते हुए, ठीक है। अनटिल अनलेस आपसे पूछे डू यू एग्री, तब आपको डू यू एग्री का आंसर तो फिर देना होगा। बच्चे उसका आंसर ही नहीं लिखते, उसने पूछा डू यू एग्री और नॉट, तो लिखना है ना डू आई एग्री और आई डू नॉट एग्री। इसको ऐसे क्वेश्चंस को इंट्रोडक्शन में लिख दें या कंक्लूजन में लिखें? कंक्लूजन में, पहले पूरी एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन में। अब आते हैं एक अच्छे आंसर के, एक ट्रेट है कि वो डायरेक्टिव्स को समझे। डायरेक्टिव्स कौन कौन से? पहला, एनालाइज, एनालाइज द सिचुएशन। एनालाइज कैसे करेंगे हम? फैक्टर्स, फैक्टर्स, इंप्लीकेशंस, एस्पेक्ट्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर उसने लिख दिया क्रिटिकली एनालाइज, आते हैं कुछ क्वेश्चंस में लिखा क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकल एनालाइज में जरूरी है कि आप उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को अच्छे से लिखें। ये चीजें समझते हैं? समझते हैं तो शॉर्ट में करा रहे हैं इसको, आई थिंक आप समझते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरा अगर आया, अच्छा यहां पर जरूरी नहीं है कि एक तरफ टिल्ट होना है, यू कैन राइट द बैलेंस्ड व्यू ऑल्सो, बट दैट टू ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आप करप्शन में बैलेंस व्यू नहीं देंगे। डेमोक्रेसी को फेवर करना है या नहीं फेवर करना है, उसमें कोई बैलेंस व्यू नहीं है, डेमोक्रेसी को फेवर ही करना है, यू आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट से उसका बैलेंस व्यू होना चाहिए। डेमोक्रेसी को बेटर कैसे करना है वो जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेसी को तो आप फेवर में ही है ना। तो ध्यान रखिएगा, वो फिलोसॉफिकल जो क्वेश्चन आते हैं वहां आपको फंसना नहीं है, ये एथिक्स के पेपर में जनरली होता है। तीसरा, डिस्कस। हाँ जी, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट में, और उसमें भी प्रेसिडेंशियल और इंडिया की डेमोक्रेसी जो आप पढ़ते ही हो पेपर 2 में, स्टार्टिंग में ही पढ़ा जाता है, यूएस में प्रेसिडेंट होता है, इंडिया में प्रधानमंत्री के पास पावर होती हैं। यहाँ पर फायदे नुकसान पूछे जा सकते हैं ना, किसका क्या फायदा है, किसका क्या है, इंडिया को किस तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्या इंडिया धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन रहा है? हम क्या लिखते हैं, अब तक क्या पढ़ते हैं, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट नाउ द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वी आर सीइंग दैट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डू यू एग्री विद दिस? यहां पर हम टिल्ट होकर के एक तरफ, यहां इंडिया कैपिटलिस्ट है नहीं लिखेंगे, नहीं लिख सकते, यहां बैलेंस्ड आएगा। लेकिन हम सोशलिस्ट भी नहीं है, आपको मिक्स्ड पे ही फोकस करना है, आपको मिक्स पे ही फोकस करना है। लेकिन आपको गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में पूछेगा जब इसी क्वेश्चन को, तो गवर्नेंस किस लिए है? जॉब देने के लिए है या अपॉर्चुनिटी देने के लिए है? तो अगर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर भी दे सकता है, बट उसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। इक्वालिटी, इक्विटी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज पर प्रॉफिट कमाना वो प्राइवेट कर रहा है, और वो अपना कर रहा है, उसमें गलत नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जॉब देना नहीं है बेटा, कभी लड़ने मत पहुंच जाना मुझे जॉब नहीं मिली सरकारी। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तुमको एनेबल्ड बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है, कि तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी एजुकेशन पर फोकस रहे, कि तुम खुद आत्मनिर्भर बन सको। आ गया समझ में? ठीक है, चलो डिस्कस में क्या होता है? डिस्कस में क्या होता है? डिस्कस में जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं, वट एवर पर्सपेक्टिव्स यू कैन थिंक ऑफ, इन पर्सपेक्टिव्स पर आप क्या करते हो, अपने डायमेंशंस को सर्च करके, डायमेंशंस, पर्सपेक्टिव्स, यू टच दीज डायमेंशंस एंड देन यू इवेल्युएट
देन यू डिस्कस, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहे हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रहे, हम सारे डायमेंशंस में उस टॉपिक को समझ रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। देन इवैल्यूएट आता है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में क्या होगा? पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अगेन, प्रोज एंड कॉज। देन एग्जामिन, क्या करते हैं एग्जामिन में? अगेन उसके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस को, सिग्निफिकेंस को, उसके पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं, एग्जामिन करते हैं उसको अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर। ये हो गया एग्जामिन। एग्जामिन भी करना, आप देखिए कि अगर डिस्कस बोलें और डिस्कस के बाद एग्जामिन बोले तो एग्जामिन में थोड़ा ज़्यादा आप उसकी सिग्निफिकेंस को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक जो बिल्कुल क्लियर है वो आता है इलस्ट्रेट। एग्जामिन आप कह सकते हैं बिल्कुल डिस्कस की तरह है। डिस्कस में आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करते हैं, एग्जामिन में उसको थोड़ा सा और बारीकी से उसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं, तो वो एग्जामिन हो गया। एग्जामिनिंग समथिंग, जो निकल के आएगा ट्रुथ वो बाद में आएगा, लेकिन मैं एग्जामिन करूं तो उसको बारीकी से करूं। जैसे कोई एक डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है कि डायग्नोसिस क्या होगा, ठीक है। इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स। इलस्ट्रेट का मतलब ही है यू हैव टू गिव रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, यू हैव टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जाम्पल। इलस्ट्रेट मतलब यू हैव टू गिव द आर्ग्यूमेंट्स, और उन आर्ग्यूमेंट्स को आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है विद द एग्जाम्पल्स। अगर इलस्ट्रेशन नहीं आया तो मतलब एग्जाम्पल्स नहीं आए, एग्जाम्पल नहीं आए तो नंबर कट गए। फिर आपका आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई, जस्टिफाई अगेन, जस्टिफाई मतलब आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं और फिर आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करना है कि आप उसके लिए एविडेंसेस दें, आप उसके लिए क्या, उसके लिए सपोर्ट में एविडेंस, एस्पेक्ट्स, एग्जाम्पल्स, सब कुछ हो सकता है इसमें। पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि देखो ये ऐसी ही है। जब तुम्हें ये बोला जाता है, जब डिस्कशन होता है दो जनों में और एक जना बोलता है मैं कह रहा हूँ वो सही है, सुन इसके ना पीछे ये कारण है, मैंने ये सुना है इसके पीछे ये होता है, मैंने परसों न्यूज़ में देखा था ये होता है, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्टिफाइंग योर आर्ग्यूमेंट। तो वो जस्टिफिकेशन है, ठीक है, ठीक है। और तो बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन बेसिक बातें यही हैं, ठीक है। हाँ नीचे रख दीजिए, बेसिक बातें यही हैं, ठीक है। इस पे ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ये टाइम के साथ साथ आपको पता लग जाएगा, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अच्छे आंसर के ट्रेड्स क्या हैं? अच्छे आंसर के ट्रेड्स मिल रही हैं, ठीक है। लैंग्वेज, डायरेक्टिव्स, डायग्राम्स भी एक अच्छे आंसर की ट्रेड है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चलें आगे, कहानी में आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है? सेशन को बिल्कुल तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सुनना ही है, बस एक बार ही सुनना है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, इम्बाइब कर लीजिए इसको, ठीक है। अब डिस्कशन करते हैं कॉमन पिटफॉल्स क्या है जो अवॉइड करने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इररेलेवेंट कंटेंट को नहीं लिखना है, जो पूछा है वो लिखना है, पहले ही बताया था मैंने। इम्पॉर्टेंट है कि जो लिख दिया है उसका रिपीटिशन बार बार नहीं होना चाहिए। रिपीटिशन होगा तो आपका टाइम जा रहा है, रिपीटिशन होगा तो आपके वर्ड्स जा रहे हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। लेकिन बच्चा जब आंसर राइटिंग पहली बार शुरू करता है ना, तो रिपीटिशन तो होता ही होता है। और बच्चा कहता है कि सर मैंने इंट्रोडक्शन में ही सब लिख दिया, अब कंटेंट बॉडी में क्या लिखूं? वो तो ऊपर ही लिख दिया, और जो ऊपर ही लिख दिया वो नीचे क्या लिखूं, और जो नीचे लिखना है तो फिर इंट्रोडक्शन क्या होगा, ऐसे देखता है। तो ये जनरली उस बच्चे के साथ ज़्यादा होता है जो स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग करता है। ये फेजेस होते हैं, ये आप में से जो आंसर राइटिंग कर रहा है उसने पक्का फेस करे होंगे। पहले प्रॉब्लम आती है लिखूं क्या, फिर प्रॉब्लम आती है कि इतना कुछ है लिखूं कैसे। आती हैं दो प्रॉब्लम, पहले लिखूं क्या, दूसरा सर लिखने को तो बहुत कुछ है, अब इतने में लिखूं कैसे, छोटा कैसे करूं। लिखते 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 कॉपी में नीचे छोटा छोटा होता चला गया, पेज खत्म हो गया, फिर भी वहीं धीरे धीरे, क्योंकि लिखने को इतना कुछ है। तो ये कैसे होता है? ये आपका कंटेंट धीरे धीरे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो आपका कंटेंट बेटर होता जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। फिर आप जब आंसर राइटिंग करते हैं, एक आंसर जो कल लिखा था, जो परसों लिखा था, जो उससे पहले लिखा था, उसके कंटेंट को भी तो ऐड ऑन करते हैं।
एक पॉलिटी पे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप 10 दिन आंसर राइटिंग कर रहे हो, पक्का आप 5-6 दिन करके देखो, फिर वो पॉइंट्स रिपीट होने लगते हैं। ये तो महसूस ही नहीं कर पाए तो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं हो। इसका भैंस के आगे बीन वाली बात हो गई है। तो आंसर राइटिंग, मैंने सुना है आंसर राइटिंग संडे को टेस्ट होता है, बच्चे आते हैं 2-3-4, ऐसा तो नहीं होता? देखो बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैंने दूसरे सेंटर से पढ़ा है, मुझे ये बात पता है, बच्चे इंतज़ार करते हैं संडे के टेस्ट का। क्यों? ऐसे कौन से बच्चे बेवकूफ, किसके दिमाग में आए ये भी कौन से बच्चे होते हैं? मुझे कैसे पता तुम क्या सोच रहे हो? बेटा चेहरे पे लिखा है। तेरे दिमाग में सबसे पहले ये बेवकूफ कहीं के संडे के दिन भी कोई क्लास आता है? संडे के दिन का इंतजार करते हैं बच्चे, इसका कारण देता हूँ। डीएमपी में क्वेश्चन होता है 1, संडे के दिन क्वेश्चन होते हैं 5, एक करंट अफेयर का, 4 आपके होते हैं सब्जेक्ट के। बच्चा इस दिन का इसलिए इंतजार करता है क्योंकि वो कहता है एक क्वेश्चन तो मैं लिख लूंगा, लेकिन मैं पहले को लिखते हुए दूसरे की टेंशन ले रहा होता हूँ, दूसरे को लिखते हुए तीसरे की, और फिर तीसरा लिखते लिखते समझ में आता है पेपर गया, टूट गया। वहाँ रियलिटी निकलती है तुम्हारी, जो तुम में से जो हो ना कि घर ले जाते हो और फिर कहते हो कि अपना आंसर राइटिंग करके भेज देंगे आराम से, वो सोफे पे लेट लेट के उल्टा जो लिख रहे होते हो आराम से कॉपी पेस्ट करके, फिर वो जो आंसर जाता है उस पर नंबर भी आ जाते हैं। जब लिखा ही इतने अच्छे से है तो नंबर भी आ जाएंगे, फिर दिखा रहे हो तो देख रहे हैं क्या नंबर आया मेरे। क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से? संडे के टेस्ट इज एक्चुअली द रियल टेस्ट इन माय ओपिनियन। संडे को जब 5 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे तीसरे तक पहुंचते हो, पहले का आंसर चौथे में जब मिक्स होना शुरू होता है, कि सब्जेक्ट तो सेम ही है, दे आर एक्चुअली योर रियल टेस्ट हैपेंस। और जो बच्चा इस बात को समझता है वो संडे का टेस्ट नहीं छोड़ता। वो एक दिन डीएमपी छोड़ सकता है, वो संडे का टेस्ट नहीं छोड़ता। पता नहीं, देखते हैं तुम लोगों के साथ क्या रहेगा, आएंगे पढ़ाएंगे देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब समझ में आया होगा कि वो बेवकूफ़ नहीं है। वर्बोस राइटिंग, इसका क्या मतलब होता है? हर चीज को खींच खींच के लिखना, हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके लिखना, बिल्कुल कहानी बना बना के लिखना, वो हमें नहीं करना है। हमें कंसाइज होना है, हमें फोकस क्वांटिटी पे नहीं करना, हमें फोकस क्वालिटी पे करना है। जो बात एक लाइन में लिखी जा सकती है उसे एक लाइन में ही लिखना है, उसे 4 लाइनें नहीं बनाना है, ठीक है? मेसी प्रेजेंटेशन का मैंने एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं है। घर जाना अपने 3-4 आंसर देख लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है? मेसी प्रेजेंटेशन यू ऑलरेडी नो, यू आर गुड एट इट, तो जस्ट एंश्योर कि अब आप उसको नहीं करें, ठीक है? चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था 10 तरीके के इंट्रोडक्शन बताऊंगा विद एग्जांपल। स्लाइड्स में कुछ भी नोट मत करिए, बस सुनिए, कोशिश करिए इसे समझने की रादर देन इसको क्रैम करने की। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, आपका सबसे सेफेस्ट इंट्रोडक्शन वो होता है, शुरुआत करेंगे हम किससे? डेफिनेशन। ये सबसे सेफेस्ट है या नहीं है? बहुत से बच्चे इसको करते हैं, मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन एक्चुअली में कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें डेफिनेशन देनी चाहिए? वो क्वेश्चन मतलब आप डिफाइन कर दें किसी कॉन्सेप्ट को, और स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रिसाइज मेथड टू बिगिन है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये अप्रोच सबसे सेफेस्ट भी है ना? और वो क्वेश्चंस जिसमें आपको एग्जैक्टली किसी टर्मिनोलॉजी को पूछा गया है। क्या कभी 2 वर्ड्स हैं और उन 2 वर्ड्स के बीच में इंटरलिंकिंग पूछी गई है? देयर आई वुड एडवाइस यू कि पहले 2 टर्म्स को एक्सप्लेन करें, पहले उस टर्म को एक्सप्लेन करें, तब आप आगे बढ़ें। तो अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, मान लेते हैं, जनरल एग्जांपल है। तो अब हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन से इस क्वेश्चन को शुरू कर दी। तो ये वाला सबसे आसान ही है, तुम लोग कर ही लेते हो, तो मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ाने में आया नहीं हूँ, लिख देंगे डेफिनेशन, हो जाएगा, इजी इजी, ये सबको आता है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है प्रोवाइड द कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, पीछे की कहानी देना। ये कहानी एक लाइन में दी जा सकती है। क्या हुआ? क्या चीज? इंटरलिंकिंग वाले का एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट से बताता हूँ आपको, सिंपैथी है और एक तरफ एम्पैथी है, ठीक है? एक तरफ टॉलरेंस दे दिया, ठीक है, और एक तरफ दे दिया एंगर। एंगर अगर पर्सन के अंदर है और टॉलरेंस नहीं है तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, डू यू एग्री?
या फिर सिंपैथी और एम्पैथी ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं एक ब्यूरोक्रेट के अंदर होने चाहिए। डू यू एग्री? क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन तो पूछा ये होने चाहिए, डेफिनेटली इसकी इंपॉर्टेंस ही आंसर है, लेकिन इंट्रोडक्शन में इनको वर्ड्स को एक्सप्लेन एक एक लाइन में किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। बाकी सब्जेक्ट्स में भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली यू कैन। जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी क्वेश्चन में लगाते हैं, 3 शब्द दे दिए और 91 से अब हम कहाँ आ गए, 2021 क्रॉस कर चुके हैं। सो कितने ईयर्स हो गए, 3 डेकेड्स हो गए। तो अब आपसे बोला जाए कि इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ LPG रिफॉर्म्स आफ्टर 3 डेकेड्स। अब ये क्वेश्चन तो, और आज 30 साल बाद उसे बोल रहा है इवेल्युएट करने के लिए, तो क्या ये इवेल्युएशन में हमें LP और G तीनों का मतलब या तीनों का इंटरलिंकिंग नहीं बतानी होगी? बतानी, ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, चलो हो गया, हो गया, हो गया, स्माइल। अरे तुम्हें ज्ञान मिला है, खुश होना चाहिए कि नहीं? चलो, प्रोवाइडिंग कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। दूसरा है ब्रीफली आउटलाइनिंग द हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट। पीछे का एक बैकग्राउंड देना। जैसे क्वेश्चन है, एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी। तेज तो नहीं हो रहा सेशन, स्पीड सही है ना? सो जाओगे ना तुम, कभी तो ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन है, एनर्जी सिक्योरिटी हैज बिकम अ क्रिटिकल कंसर्न फॉर इंडिया, अ नेशन दैट इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स। क्या किया मैंने बैकग्राउंड बताया। देखो पीछे का कंटेक्स्ट ये है, फैक्ट ये है, बैकग्राउंड ये है कि हम कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से फुलफिल कर रहे हैं। क्वेश्चन किसके लिए है? चैलेंजेस हैं जो एनर्जी सेक्टर में है, एनर्जी सिक्योरिटी में, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ और फिर मैं लिख रहा हूँ द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। उस बैकग्राउंड से मैं कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट और फ्यूचर पे जा रहा हूँ कि ग्रोइंग हो रही है डिमांड एंड कपल कर रही है विद ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी हो रही है, देन सिग्निफिकेंस, और उसके रिस्पेक्ट में देयर आर मेनी चैलेंजेस विच आर देयर इन इट्स सप्लाई। अब चैलेंजेस जो आएंगे वो मेरे बॉडी में आएंगे। ये चैलेंजेस मैंने अभी इंट्रोडक्शन में नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो कॉमा लगा लगा करके एक दो बातें लिख भी सकते हो, उसमें गलत नहीं। वॉलेटिलिटी मैंने भी लिखा है, देयर आर न्यूमरस वॉर्स आर गोइंग ऑन और उसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन है, तो वॉलेटिलिटी है। ठीक है, और फिर इंटरनेशनल एस्पेक्ट में इसमें क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जीज एज वेल। तो एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ फॉसिल फ्यूल ही नहीं है, रिन्यूएबल भी है। सो देन हम कैसे उसमें फिर ये जोग्राफिकल एस्पेक्ट आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन समझ में आया? इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पहले वाले क्वेश्चन से कैसे जुड़ा हुआ है, या करता अगर तो कैसे करता, यहाँ डेफिनेशन किसकी देते? एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में लिखना शुरू करता है। तो एक बच्चा जो डेफिनेशन वाले एस्पेक्ट से ही चलता रहता है, वो फिर हर जगह शब्द ढूंढता है, कीवर्ड ढूंढता है, उसको डिफाइन करना शुरू कर देता है। फिर हमेशा उसके आंसर एक जैसे ही होते हैं और उसके नंबर भी एक जैसे ही होते हैं, और फिर वो परेशान हो रहा होता है कि मैं इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रहा। समझ आया? ठीक है, हो गया ये पहला डिफाइनिंग। दूसरा कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। तीसरा देखेंगे, तीसरा है थॉट प्रोवोकिंग कोट। ये जनरली एथिक्स के पेपर में होता है, या फिर ये किस में होता है, एसए के पेपर में आप करते हैं। ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग कोट होता है डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मान लेते हैं जीएस पेपर 4। तो आप क्या करेंगे, आपने कोट दे दी, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट डू यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट थिंग टू डू, ऑलरेडी सेड बाय पॉटर स्टीवर्ट। ये वाला तरीका आपके जनरली एथिक्स के पेपर में चल सकता है, लेकिन बच्चे कहते हैं सर कोटेशन वाला क्वेश्चन आया, तो कोटेशन वाले क्वेश्चन को कोटेशन से आंसर कर सकते हैं? मैं बोलूंगा नो। कोटेशन वाले क्वेश्चन का कंक्लूजन कोटेशन से दीजिए, कंक्लूजन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर आप कर रहे हैं तो ऑलरेडी एक कोटेशन आपसे पूछी है, उसका कोटेशन से स्टार्टिंग नहीं करिए, मत करिए एग्जामिनर को कंफ्यूज। ठीक है ना, आपको उसकी लाइफ आसान बनानी है, ये याद रखना। जिसने एग्जामिनर की लाइफ आसान बनाई उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, परेशान तो वो अपने घर में भी होगा। तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में उसे परेशान नहीं करना है। अगर तुम उसकी लाइफ को इजी बना सकते हो, वाह क्या हैंड राइटिंग है, वाह ओके वेरी गुड पॉइंट्स, गुड डायग्राम, बस आराम से चाय पीते पीते अगर वो कॉपी तुम्हारी इजीली चेक कर पा रहा है
तुम्हें नंबर मिलते जाएंगे। तुम्हें इंटरेस्ट है अपनी कॉपी में, एग्जामिनर को हमें नहीं पता हो या नहीं हो, उसके पास कितना समय है तुम्हारी कॉपी चेक करने का हमें नहीं पता। ये सारे वो वाले फैक्टर्स हैं जो हमें नहीं पता। तो जो हमें नहीं पता उस पर हम सोचेंगे ही नहीं। हम मान के चलेंगे एग्जामिनर कौन है, उसे कुछ नहीं आता और मुझे सब कुछ अपनी कॉपी से ही उसे समझाना पड़ेगा। ये कौन से टीचर्स बोलते थे तुम्हें? स्कूल के 10th और 12th के टीचर बोलते थे कि मान के चलो कि टीचर को कुछ नहीं आता जो कॉपी चेक कर रहा है, तुम्हें सब कुछ उसे समझाना पड़ेगा, है ना। मतलब जैसे मैथ्स में बोलते थे ना, मैडम ये हैंस प्रूव्ड क्यों लिखना है बार बार, लेट्स टेक एक्स इज इक्वल टू दिस, बार बार क्यों लिखना है? तो मैथ्स के टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है ऑलरेडी कि बेटा सब लिखना है, सबके नंबर होते हैं। अरे हाँ या ना, हंसी आ रही है? होते हैं कि नहीं होते? तो ये यूनिवर्सिटी ने बिगाड़ दिया है क्या कुछ? जब इतनी मेहनत से 10th पास करी तो यूनिवर्सिटी में आके तुम ये टीटियां क्यों चलाते हो, तीतर उड़ाते हो कॉपी में, क्यों क्यों? डोंट डू दैट ना। बैक टू स्कूल, यू हैव टू गो टू स्कूल, बैक टू स्कूल, स्टिक टू द बेसिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये तीसरा तरीका है, ये इंट्रोडक्शन का डन। चौथा है यूजिंग द फैक्ट्स, यूजिंग द डाटा और यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स। लेट अस सपोज द क्वेश्चन आया, एनालाइज द चैलेंजेस इन अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कंपेलिंग स्टैटिस्टिक्स या फैक्चुअल स्टेटमेंट देकर के आप स्टेटमेंट को शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली अर्बन वेस्ट डिफाइन करने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। चैलेंजेस की बात हो रही है, वो बॉडी पार्ट में आएगा। तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन से अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इंडिया में आप देख रहे हो इतने % और इतने मिलियन टन्स एनुअली वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ये क्या किया आपने एक फैक्ट दिया, आपने एक डाटा दिया, आपने इंट्रोडक्शन शुरू कर। कुछ क्वेश्चंस में कर रहे हैं, कुछ मॉडल आंसर्स आपको मिलते हैं डीएमपी के बाद, आप कहते हो हाँ हाँ इसमें ये तो लिखा था, मैं नहीं लिख पाया। जैसे कि अपनी तैयारी में भी कोशिश करिए, कुछ फैक्ट्स थीम ओरिएंटेड आपको पता होने चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट पर, एयर वाटर, इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। क्लाइमेट चेंज पर आपको कोई डाटा, कोई रिपोर्ट होनी चाहिए। वुमेन सेफ्टी, एनसीआरबी, क्राइम डाटा, एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, नेशनल क्राइम जो ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, उसमें वुमेन ओरिएंटेड। ऑनलाइन फ्रॉड अभी बहुत चल रहा है, नहीं चल रहा ऑनलाइन फ्रॉड का, साइबर सिक्योरिटी का। अभी उसमें एक नया तरीके का फ्रॉड आया है, बोल दो कौन सा, अरेस्ट आया है ना। अब इस पर क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरी पॉसिबिलिटी है बनने की। अगर इस पर क्वेश्चन आया साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर मुझे उस दिन शौक लग रहा है ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मतलब तैयारी सही से नहीं है। डिजिटल अरेस्ट, इससे रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अरेस्ट इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी, लोगों में अवेयरनेस, सोशल इशू का मुद्दा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी, इसकी सोसाइटी में बुजुर्गों के साथ, टीनेजर्स के साथ जो ज़्यादा हो रहा है, फीमेल्स के साथ अगर ज़्यादा हो रहा है, वुमेन सेफ्टी ओरिएंटेड, ये सारे एस्पेक्ट जुड़े, ये सारे एस्पेक्ट जुड़े। इसको पेपर 1 में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, सोशल इशू की तरह। पेपर 2 में बनाएगा तो इस पर एस्पेक्ट बनेगा कि इस पर लॉ क्या बनते हैं, इस पर जो है क्या बनाना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग कैसी होनी चाहिए, ये पेपर 2 का क्वेश्चन। पेपर 3 का क्वेश्चन आएगा तो इकोनॉमी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये लॉस ह्यूमन कैपिटल का लॉस कर रहा है, या फिर ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कैसे नुकसान पहुंचा रहा है साइबर सिक्योरिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछ सकता है, दिस इज पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है इसी बात को। साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी आपका इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस तो अपने को याद ही नहीं है। हाथ उठा के, कसम खा के, दिल पे हाथ रख के बताओ मुझे, सिलेबस किसको याद नहीं है? हे भगवान, तुम जिससे लड़ने जा रहे हो तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता है, तो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो क्या, ये शर्मा जी के लड़के को दिखाने के लिए कर रहे हो क्या? पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा तो मैं ये जिम्मेदारी भी नहीं लूं कि जिस दिन मैंने ये फैसला लिया है इस एग्जाम को देना है उस दिन इस सिलेबस तो देखूं एक बार। चलो कौन सा सब्जेक्ट हो गया है? साइंस एंड टेक का सिलेबस सुनाओ। साइंस एंड टेक का प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है? पता है ये बात? आधों को नहीं पता थी। जनरल साइंस है, बस 2 शब्द लिख के छोड़ दिया है। मेंस का सिलेबस क्या है? काफी है। हमें लगेगा सर आगे पढ़ा दो, थोड़ी देर के लिए आए हो, हंसते हुए निकल जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो?
बेटा देखो, अगर याद नहीं है तो ये गड़बड़ है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर सिलेबस याद होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। यार मैं इसको आगे नहीं जाऊँगा। अगला फोर्थ आपका हो गया फैक्ट्स, डाटा, स्टैटिस्टिक्स। पहला डेफिनेशन, दूसरा तारे ज़मीन पर नहीं बनना है, दूसरा बैकग्राउंड कंटेक्स्ट, तीसरा कोट। कोट एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, वो भी रेयरली करेंगे, रेयरली वाला है वो। फोर्थ, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन को देखने के बाद डिसाइड करना कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। पहले से मत सोच करके जाओ कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, तुम जो मॉडल आंसर मिलता है उससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फिफ्थ, साइट द रीसेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट और पॉलिसी। अगेन यहाँ पर हम पॉलिसी और रिपोर्ट के साथ करेंगे शुरू। इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ इसके साथ कि डाटा या स्टैटिस्टिक्स भी उससे रिलेटेड है, लेकिन डाटा, स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट और पॉलिसी में अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो मैंने पॉलिसी दी कि हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च हुआ, ये पॉलिसी हो गई। हमारी गवर्नमेंट की न्यूक्लियर पॉलिसी है? न्यूक्लियर पॉलिसी है या नहीं है? हमारी इंटरनेशनल नेबरहुड पॉलिसी है कि नहीं है? हमारी एनवायरमेंट क्लीनलीनेस के लिए स्वच्छ भारत नाम की पॉलिसी है, एक एटलीस्ट अवेयरनेस कैंपेन कह सकता हूँ मैं उसे। ऐसे ही ओशंस के लिए है। हमारे जो भी तुम पढ़ोगे ऐसे कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की स्पेसिफिक है, और उनका स्पेसिफिक ईयर है। हर घर जल है या नहीं है, स्पेसिफिकली पूछेगा, ठीक है। तो उसी को हम बेस बना करके उस पॉलिसी का नाम लिख करके शुरू कर सकते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा, इसलिए मैंने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इंट्रोडक्शन में लिखा। यहाँ पर सिर्फ डिजिटल इंडिया बोला होता तब भी आ जाता, लेकिन क्वेश्चन अगर कंटेक्स्ट से बाहर चला जाता तो मैं शायद इससे शुरुआत नहीं करता, फिर मैं दूसरा रास्ता देख। यहाँ पर सर ने बोला रिपोर्ट आई है, कोई डाटा आया, इतने परसेंट लोग यहाँ रहते हैं, ये डेमोग्राफी से रिलेटेड, इतने परसेंट हिंदूज हैं, या वो जो डाटा जो होता है स्पेसिफिक सेंसस 2011 के हिसाब से, ये वो जो डाटा है उसका यूज़ करना। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, उसमें कोई अगर इशू है उससे रिलेटेड, रिवर इंटरलिंकिंग का इशू है, यहाँ पर पानी कितना किसको जाता है किसको नहीं। कल की अखबार में न्यूज़ आई है कि चाइना ने ये अभी तक अब बता दिया है क्लियरली कि ब्रह्मपुत्र पर वो क्या करेगा, डैम बनाएगा, वर्ल्ड का बिगेस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन पर अगर मैं तुमसे पूछता हूँ इंडिया के फ्यूचर रिलेशंस चाइना के साथ और इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या रहेगा, तो भाई कॉमन सेंस है, ब्रह्मपुत्र का कितना पानी इंडिया को फायदा पहुंचाता है, कितना पानी है जो नहीं है, ये एक डाटा है, ये एक डाटा है, लेकिन पॉलिसी नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट है दोनों के दोनों। तो मैंने ये आपको दे दिया। फिफ्थ, रिलेटेड टू योर रिपोर्ट एंड पॉलिसी। सिक्स्थ, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कौन सा है? रेफरिंग टू हिस्टोरिकल और इवोल्यूशन और रूट्स। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। अब इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया जा सकता है, दिया जा सकता है जैसे कि द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया वर सोन ड्यूरिंग। मैंने क्या काम किया भाई, इसका नाम क्यों दे दिया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इस तरीके का वर्ड आया और मुझे क्वेश्चन में इस तरीके के फैक्टर्स पूछे गए हैं, तो मैं अब यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया जा सकता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एलपीजी वाले क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। उस समय इंडिया की सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्यूरिंग दैट टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस वाज प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। ये मैंने क्या किया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से शुरू किया। एंड देन henceforth we realize that there is a need for drastic reforms that should be done। मैंने इस तरह से अपना आंसर फ्लोट कर दिया। क्यों आ सकता है ये क्वेश्चन? बस ये अवेयरनेस है। रिसेंटली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अभी क्या हुई, डेथ हुई, ठीक है। और वो हमारे कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर के बाद क्या बने? प्राइम मिनिस्टर। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी थे, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन था, और उस कंट्रीब्यूशन को पिक करके वो अब क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। एथिक्स के पेपर में हो सकता है कि वो सिर्फ यही पूछ ले कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के हम एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है जो उनके पब्लिक लाइफ में हम सीखने को मिलता है हमें, वो एक एस्पेक्ट पेपर 4 का। पेपर 3 का इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पेपर 2 का पॉलिटिकल एस्पेक्ट,
ठीक है, पेपर 1 का हो सकता है सोशल एस्पेक्ट, बात वही रहेगी, टॉपिक वही रहेगा, बस वो पूछ ले। डायमेंशंस आप लोगों को पता है या नहीं पता है? हिस्टोरिकल तो समझ में आ गया, बट डायमेंशंस डू यू नो ऑलरेडी? आंसर्स में जो डायमेंशंस आती हैं, सर ने बोल तो दिया कि डिस्कस जब लिखा आएगा तो डायमेंशंस यूज करते हैं। डू यू नो द डायमेंशंस? कुछ 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 होता है, पता है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये किसका, और बताओ? टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर, लैंड, एथिकल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। चतुर्मुर्ग बना दिया सर आपने। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट सही है, और भी कुछ है? ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट डेफिनेटली, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वो एथिकल एस्पेक्ट में भी आ जाएगा। इनफैक्ट हम देखें तो एथिकल एस्पेक्ट में भी आ जाएगा। तो देयर आर वेरियस डायमेंशंस टू अ क्वेश्चन। तो ये कब आ जाएंगी समझ में किसी क्वेश्चन पे? ये कब आएंगी समझ में? बेटा सिलेबस याद हो जाएगा तो आ जाएंगी, सिर्फ सिलेबस याद हो जाएगा तो आ जाएंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेवंथ, सिक्स्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ, प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम भी एक्सप्लिसिटली बता सकते हो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जैसे क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को करने में चैलेंजेस क्या है, तो पहले प्रॉब्लम बता दी, फिर चैलेंजेस को और डिटेल में नीचे बता देंगे, एंड अल्टीमेटली फिर सजेशन एंड सॉल्यूशन दे देंगे। यू कैन डू दैट। जैसे कि डिस्पाइट द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस द चैलेंजेस सच एज डिजिटल डिवाइड, प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस टू द चेंज अमंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, जो पर्सनल है, लोग बदलना ही नहीं चाहते। देखा जाए तो इन्हीं पॉइंट्स को आप चैलेंजेस की फॉर्म में एज अ सब हेडिंग बना दीजिएगा, एंड देन यू राइट वन पॉइंट एंड देन गिव एन एग्जांपल। मे बी यू कैन गिव एन एग्जांपल। अभी आंसर पे मत जाओ, आंसर क्या है सर, आंसर तो आ जाएगा पढ़ाई करोगे तो। इंट्रोडक्शन इस कंटेक्स्ट में बन सकता है, ये समझो। क्लाइमेट चेंज पर भी प्रॉब्लम है, डिजास्टर प्रॉब्लम है, तो मेन प्रॉब्लम चैलेंजेस, करप्शन दूर नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम क्या है, यू कैन डू दैट। जैसे कि भाई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक एंड प्रोसीड, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, पॉवर्टी प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चंस में यू कैन एक्चुअली हाईलाइट द प्रॉब्लम। कोरोना आया था तो प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम बेसिकली साइंटिफिक, हमारी जो है डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं है कि जो ये म्यूटेशंस हो रही हैं वायरसेस में, उसको हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें इमीडिएट टाइम बिंग। अब एक वायरस आया, कल दूसरा आएगा, मार्केट में आते जा रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन होता रहेगा? तो मुझे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वी हैव टू बी रॉबस्ट इन आवर अप्रोच, देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है डन। प्रॉब्लम कहाँ होगी उस केस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। देन फंड्स, फंड्स एलोकेशन में प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है। टैलेंट पूल में प्रॉब्लम है, स्किल में प्रॉब्लम है, टैलेंट पूल में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इशू है, साइंटिफिक एस्पेक्ट में ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग अलग जगह अलग अलग स्टेटमेंट्स आते जाते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में ह्यूमंस को, उनके इमोशंस को वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और एक मूवी भी आई थी इनफैक्ट अभी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, अनन्या पांडे वाज द एक्ट्रेस, कि किस तरह से पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारी लाइफ को टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। तो आपके जो इमोशंस होंगे वो ट्रिगर होंगे बिकॉज ऑफ द एआई। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है।
तो इसके इम्प्लीकेशंस पे तो कहीं से भी कोई भी एस्पेक्ट पूछ ले पीछे जितने हैं इम्प्लीकेशंस बन सकते हैं। सातवां कौन सा है? स्टेटिंग अ प्रॉब्लम। एट्थ, हाईलाइट द ग्लोबल और नेशनल इंपॉर्टेंस। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, एनवायरमेंट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स सुना है? एक होता है सुना है, एक होता है सुना सुना है, दो वर्ड हैं ये। कौन सा है ये? बहुत ही डिस्टेंट है। ठीक है, कॉर्पोरेट्स पर टैक्स लगते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट पर टैक्स लगते हैं। तो एक शब्द तुम सबने सुना है, वो है टैक्स हेवन कंट्रीज, है ना? टैक्स हेवन कंट्रीज में जाकर के कंपनीज अपने हेडक्वार्टर खोल लेते हैं, बना लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? ब्रांच खोल लेते हैं इंडिया जैसी कंट्री में, बिजनेस सारा करते हैं इंडिया जैसी कंट्री में। इंडिया कहता है कॉर्पोरेट टैक्स तो भर, वो कहते हैं नहीं नहीं, हेड ऑफिस तो हमारा वहाँ है ना, मॉरिशियस में, केमन आइलैंड्स में, तो हम टैक्स उनको देंगे। वो कहते हैं हमें टैक्स चाहिए नहीं, आओ खोलो अपनी कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से टैक्स की क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। चोरी नहीं बोलूंगा, लीगल रूट है तो चोरी तो वर्ड यूज होगा ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने टैक्स को इवेड कर दिया, आपने टैक्स बचा लिया अपना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कम कम कंट्रीज बहुत परेशान हो गई। कुछ इंडिया जैसी कंट्री तो बहुत ही परेशान है, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत बड़ा टैक्स होता है। ठीक है, इंडिया ने कहा, वर्ल्ड के साथ डिस्कशन हुआ कि ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, शैतान है कुछ कंट्रीज, कहते हैं 0% कॉर्पोरेट टैक्स, और कुछ कंट्रीज 30-30% कॉर्पोरेट टैक्स ले रही है। क्यों देगी कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने आया हूं मैं, लेकिन चलो सुना सुना का सुना तो करे कम से कम। तो पॉइंट इज हेयर कि डिस्कशन हुआ कि अगर एक स्पेसिफिक प्रॉफिट की कंपनी है, एक बार सेट कर लेते हैं, तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% तो देना ही पड़ेगा। किसी भी कंट्री में अपना हेडक्वार्टर खोलो, अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है मिनिमम, तो इतना ग्लोबल टैक्स होना चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबली है, ये कोई एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती। ऐसी प्रॉब्लम्स में जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, उनमें आप चाहें तो ग्लोबल और नेशनल कंटेक्स्ट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज अप्रोच टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। द आंसर इज क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न। India is playing a pivotal role as the third largest emitter of the greenhouse gases. Balancing economic growth and environmental sustainability is central to its mitigation strategy. हमने context ही national दे दिया जिसका इंटरनेशनल इंप्लीकेशन है, और देखो तो इसमें एक डाटा भी दे दिया, और इसी डाटा पर अगर हम कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट भी दे देते, ये रिपोर्ट ये कहती है, तो और भी मजा आ जाता। ठीक है, सो दिस वे यू कैन। और टॉपिक कौन कौन से हैं? नेशनल इंटरनेशनल वॉर्स हैं, वॉर्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, तो वॉर में जो है इंडिया क्या करता है? अभी रिसेंटली इंडिया ने वोटिंग में क्या किया? अपने आप को एब्सटेन कर लिया, हम वोट नहीं दे रहे, है या नहीं है? तो इंडिया ने एब्सटेन कर लिया, तो ऐसा ग्लोबल वॉर्स में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए इन वॉर्स को रोकने के लिए? ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, मे बी आई डोंट नो। ठीक है, तो कंटेक्स्ट आप ग्लोबल या नेशनल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। नाइन्थ इज जनरल ऑब्जर्वेशन। क्या है आपकी? Start with a broad observation that leads to specifics to the question. Analyze the impacts of urbanization on water resources in India. तो अब आपका जनरल जो परसेप्शन है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन इज अ हॉलमार्क ऑफ मॉडल डेवलपमेंट, बट इट ऑफन कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये स्टेटमेंट फिट बैठता है मल्टीपल जगह, और बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का अभी इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन एक बड़ा जनरल स्टेटमेंट है कि अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो भाई डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। टोटली फ्लैट, जनरल, एंड रिलेटिंग इट टू द क्वेश्चन नाउ दैट इन इंडिया, अब यहां से तुमने शुरू किया, इन इंडिया अर्बन ग्रोथ हैज लेड टू इंक्रीजिंग स्ट्रेस टू वाटर रिसोर्सेज। पहली लाइन में हमने वाटर की बात ही नहीं करी, हमने एक जनरल स्टेटमेंट को जोड़ करके क्वेश्चन का अपने आंसर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन जब आएगा तो आप चूज करिए आपको कौन सा तरीका आता है। ठीक है, पहला डिफाइनिंग, दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंटेक्स्ट, ठीक है, तीसरा कोर्ट बेस्ड, फोर्थ डाटा। ठीक है, डाटा दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं। कितना हो गए? 4 हो गए। फिफ्थ
रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है, आप कोई रिपोर्ट दे सकते हैं, या आप किसी जो है स्पेसिफिक पॉलिसी का जिक्र कर सकते हैं, स्पेसिफिक पॉलिसी। फिफ्थ, सिक्स, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, हिस्ट्री को देकर के, कॉलोनियल वाला एग्जाम्पल था। सेवंथ, स्टेट अ प्रॉब्लम, स्टेट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आप बोल सकते हैं। एट्थ, नेशनल एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट, आप उसको लिख सकते हैं। और नाइन्थ, जनरल ऑब्जर्वेशन। आ रहा है, 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 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा? आ रहा है, आ रहा है, एग्जाम मेंस खत्म होने तक तो आ ही जाएगा। लास्ट है लिंक द करंट अफेयर्स एंड द रीसेंट कंटेंट, जो बिल्कुल रीसेंट है, एकदम बिल्कुल ही रीसेंट करंट अफेयर्स हो गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इंप्लीकेशंस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी ऑन दी ग्लोबल जो है कंटेक्स्ट टू ग्लोबल गवर्नेंस। अब G20 2023 में हुआ है, इंडिया में हुआ है पूरा का पूरा समिट, तो आपने कंटेक्स्ट क्या लिया? इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 इन 2023 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इट्स एमरजेंस एज अ ग्लोबल लीडर। मैंने एक जनरल कंटेक्स्ट लिया, लेकिन उसमें मैंने करंट का ईयर और कंटेक्स्ट डाल दिया। ये जनरल बिल्कुल आपने पीछे जो पढ़ा है उसी को मैंने एक्सटेंड किया है, देखा जाए, बस एक करंट अफेयर के पॉइंट के साथ, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है। जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में अगर प्रिंसिपल्स आ जाएं और वो एथिक्स का क्वेश्चन बन जाए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अगर नाम नहीं भी है तो हम यूज कर सकते हैं कि इस पर्सन ने इतने ईयर में ये पर्टिकुलर पॉलिसी चेंजेस किए थे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दे करके, ठीक है, लेकिन करंट से रिलेट करके, बिकॉज रिसेंटली उनकी क्या हुई है? डेथ हुई है। मे बी क्वेश्चन जो होगा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, बट यू सी दिस इज अ वेरी वेरी इजी थिंग टू डू, इट्स समथिंग वेरी इजी थिंग टू डू। अब एक बच्चा क्या करेगा जिसने अभी ये क्लास नहीं सुनी है, वो बताना शुरू करेगा G20 क्या होता है, क्योंकि उसकी अप्रोच डिफाइनिंग ही है। तो बोलेगा G20 इज अ ग्रुप, वहां से शुरू करेगा। सुन लो, कोई बात नहीं, गलत है क्या? गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, लेकिन उसे कभी ये पता ही नहीं चला कि और भी तरीके थे, और भी तरीके थे। इसी का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दे करके भी शुरू कर सकते हैं। प्रेसिडेंसी इंडिया को 23 में मिली, पर G20 तो कब से है? हिस्टोरिकल कंसेंट एस्पेक्ट। मतलब एक ही क्वेश्चन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के। मैं ये नहीं कह रहा कि डिफाइन करने वाले का आंसर गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्यों ना ये पता हो कि एग्जैक्टली हम कैसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर हमें ये पता हो तो हम कॉन्फिडेंटली इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे, और एल्स हमेशा डायलेमा में रहेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हमने सही भी लिखा है या नहीं। और दूसरे पे आप क्या करोगे? इंपॉर्टेंस शो करोगे, आप चेक करके बता दो, आप चेक करके बता दो। ये कॉन्फिडेंस अब मुझे अपने अंदर लाना है, सही लिखा है, भाई ने सही लिखा है, आना चाहिए ना अब, ठीक है। तो वो संदीप भैया भी नहीं बनना है, पेपर अपना निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपना ही पेपर निकालना है पहले तो, ठीक है, ओके, सबके चेक करे जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरे बच्चों को आज समझ में आया होगा कि 10 तरीके कौन से हैं, कर लेंगे, ठीक है। ये खत्म हुआ इंट्रोडक्शन, समय है, बहुत समय है, चलो आगे चलेंगे। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आप कुछ पॉइंट्स कॉमा करके लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो है, आपने कीवर्ड्स दिए, कीवर्ड्स को एक्सप्लेन आपने बॉडी में कर दिया। इंट्रोडक्शन बिल्कुल वही है जो आप लिखने वाले हैं। रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस, कीवर्ड्स तो रिपीट होंगे ही ना, क्लाइमेट चेंज तो आएगा ही ना, आप उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। वॉलेटिलिटी मैंने लिख दिया अगर, तो वॉलेटिलिटी को एक्सप्लेन मैं नीचे करूंगा कैसे। रुपए की वॉलेटिलिटी हो रही है, क्राइम में अगर चेंजेस आ रहे हैं, डैम बन रहा है तो पानी छोड़ रहा है, नहीं छोड़, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, आई डोंट नो। सारे नहीं, मुझे अगर 6 पॉइंट लिखने में 3 लिख के, कॉमा लिख के, एटसेट्रा लिख के आगे बढ़ जाऊंगा। और वो करना सही है, उसमें गलत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को आप एक्चुअली में बता रहे होते हो कि देखो इसका आंसर ये है, मैं लिखने वाला हूँ, उसमें गलत नहीं है। बट कैन नॉट बी द फर्स्ट लाइन, इट कैन बी द लास्ट लाइन, विच विल ऑल्सो बी द लिंकिंग लाइन टुवर्ड्स योर बॉडी पार्ट। बॉडी से लिंक भी तो करना चाहिए ना, कैन नॉट बी द फर्स्ट लाइन, ऑफ कोर्स कैन नॉट बी द फर्स्ट लाइन, ठीक है। हाँ बोलो।
देखो वो जो सब्जेक्ट्स है ना, वो सब्जेक्ट्स आपके फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली सब्जेक्ट इस तरह से चलता है। हाँ या ना, सोशल इश्यूज जो आप कह रहे हो वैसे ही चलता है कि नहीं चलता, वो फिलोसॉफिकल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अगर फैमिली से रिलेटेड आ गया, यस, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट इट, डेफिनेटली यू कैन। बट देन स्टार्टिंग से भी ज़्यादा बेटर रहेगा कंक्लूजन में, का इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा जब कंक्लूजन में लिख कर आएंगे कि भाई इंडिया को अगर अच्छा बनाना है, ब्यूटीफुल माइंड्स का बनाना है, तो डेफिनेटली उसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे आया तो आपने टीचर वाली कोट एपीजे अब्दुल कलाम की है लिख दी, नो डाउट। फिलोसफिकल कंटेक्स्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एथिक्स के पेपर में आते हैं, दे आर द रोल ऑफ कोटेशंस इज गुड, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स रिक्वायर्ड, बट ऐसे पेपर में तो आता ही आता है। ऐसे पेपर में तो आपको एस्पेक्ट कोटेशंस का यूज़ करना ही है। यार मेरी आज का डिस्कशन जीएस पेपर्स के रिस्पेक्ट में है, जिसमें 1 2 3 4 पर ज़्यादा फोकस है। तुम लोग कहोगे तो कल हम एसए के रिस्पेक्ट में भी पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एसए कैसे लिखते हैं, एसए में क्या लिखते ही कैसे हैं, मतलब पूरा ढांचा पढ़ा देंगे उसका। अभी कंक्लूजन रह गया है, फ्रेमवर्क समझ लिया, ठीक है, अभी कंक्लूजन रह गया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इतना समझ में आया? अगली बार कम से कम क्वेश्चन आएगा, एक बार सोचोगे तो सही कि कौन सा। तो मैंने पहले ही कहा था, मैं बातें करके नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखा करके जाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। अब चलेंगे कंक्लूजन पर। पहले तो चूजिंग द राइट मेथड, डेफिनेटली। तो डेफिनेशन इसमें इंट्रोडक्शन का ये वाला पॉइंट कि जो आपके डेफिनेशन और जो वो कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फिर टेक्निकल में दीजिए। जैसे एआई क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉकचेन को आप डिफाइन कर दीजिए। ईवीएम मशीन पे क्वेश्चन है तो ईवीएम क्या है। तो जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कंसेप्ट आ रहा है, तो वहां पर आप डेफिनेशन और कंटेक्स्ट को यूज करिए। जो आपके कोर्ट डाटा करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस हैं, वो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन, आज के ज़माने के, मॉडर्न टाइम्स के, और एनालिटिकल क्वेश्चंस में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर आपका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप चाहें तो सोशल इश्यूज, गवर्नेंस और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में आप ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके की अप्रोच अपना सकते हैं। दिस इज वेरी जनरल, it is not rigid, it is not fixed. If the questions will be on international relations and national issues, there also you can give the national context, no problem. ठीक है, तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। कंक्लूजन, डिफरेंट वेज टू राइट अ कंक्लूजन, कैसे कैसे लिख सकते हैं कंक्लूजन। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कंक्लूजन आपका पहले तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। कंक्लूजन में आप बैलेंस्ड अप्रोच भी दे सकते हो। कंक्लूजन आपका जो है सजेस्टिव भी हो सकता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये आपका बिल्कुल डिस्क्लेमेयर की तरह भी हो सकता है कंक्लूजन की, डरा देने वाला, बिल्कुल एकदम थर थरा के कांप जाए बिल्कुल धरती। डिस्क्लेमेयर, ठीक है, ये नहीं किया तो फिर क्या ही हो जाएगा। पर्टिकुलरली जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल एस्पेक्ट और डिजास्टर से रिलेटेड जो है, वहाँ तो आ ही सकता है एटलीस्ट, ठीक है। और आपके कंक्लूजन में आप कोट दे सकते हैं, कैन गिव अ कोट, डेफिनेटली एथिक्स के पेपर में ज़्यादातर कर सकते हैं। और कंक्लूजन में आप योर ओपिनियन, अगर आपसे पूछा गया है अपनी ओपिनियन देनी है, तो आप लास्ट में अपने कंक्लूजन में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव के लिए ऑप्टिमिस्टिक हमने लिख ही दिया है, इस क्लियरली से इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है। कंक्लूजन में आप ऑपोजिट व्यू दे सकते हैं तब जब वो पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा ही है तो डेफिनेटली बिफोर कंक्लूजन आएगा फिर वो, हाँ, फिर वो बॉडी पार्ट हो जाएगा। अगर पूछा है तो वो बॉडी पार्ट हो जाएगा, नहीं पूछा है तो डेफिनेटली यू कैन राइट वन लाइन ऑपोजिट व्यू इन कंक्लूजन ऑल्सो, ठीक है। पढ़ाया नहीं, अभी शुरू करूंगा, अब शुरू होगा टेबल के साथ। तुम्हें लग रहा है मैंने पढ़ा दिया? नहीं, सिखा के जाऊंगा। समराइजिंग योर की पॉइंट, सबसे पहला आपका एक कंक्लूजन हो सकता है जिसमें आप रिकैप दे रहे हो मेन आर्ग्यूमेंट्स को, एक तरीके का कंक्लूजन, ठीक है। टेबल फॉर्म में इसलिए किया है ताकि इस टेबल को आप आराम से, मिल जाएगा आपको, ये प्रिंट आउट निकाल के लगा लेना सामने, काम काम आ जाएगा, नहीं तो बना लेना बाद में। तो हाउ टू यूज़ इट,
देखो एक एक करके, वन स्टेप एट अ टाइम, सारे मत देखिए। पहला देखिए समराइजिंग द की पॉइंट, जो आपने लिखा है ऑलरेडी उसी का आप रिकैप आर्ग्यूमेंट्स का लिख सकते हैं कंक्लूजन में, गलत नहीं है। जैसे यूज फॉर द क्वेश्चंस वेयर यू हैव एक्सप्लेन मल्टीपल डायमेंशंस और आर्ग्यूमेंट। जब तुमने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं तो देयर यू कैन सम अप विथ कॉमा मार्क, 3-4 पॉइंट, और फिर तुम सम अप कर रहे हो उसको कि सब कुछ कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द बेटरमेंट, सब कुछ कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द सजेशंस, यू कैन डू दैट। जैसे कि एथिक्स के पेपर में जनरली जो कंक्लूजन देते हैं उसमें हम वैल्यूज़ पर फोकस करते हैं। हमारा फोकस होता है वैल्यूज़ कि अगर ऐसा करेंगे तो सोसाइटी में टॉलरेंस बनी रहेगी, वैल्यूज़ ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो बने रहेंगे, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ विल प्रिवेल। तो फोकस ऑन वैल्यूज़। दूसरा हो गया सजेस्टिव वे फॉरवर्ड, जिसमें आपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे दिए, ठीक है। आइडियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग एक्शनेबल इनसाइट्स, इजी, याद कर लो साथ साथ। तीसरा कोर्ट रेलेवेंट, गिविंग अ कोर्ट, गिविंग अ रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को आप अलाइन कर सकते हो। 3 बातें, कोर्ट, रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल नहीं है कि राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए? तो ये आप इंट्रोडक्शन से नहीं तो कंक्लूजन से यू कैन डू दैट। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में भी कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बनाइए। तो ये एथिकल, फिलोसॉफिकल ऐसे क्वेश्चंस में कोर्ट वगैरह यूज हो जाती है। फिर एंडिंग विद ऑप्टिमिज्म, बिल्कुल पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग, इंस्पायरिंग वे में आप आंसर को ख़त्म करें, पॉसिबल है। जहाँ भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, जहाँ भी आपको फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स दिख रहे हैं, रिफॉर्म्स की कोशिश है, वहाँ पर आप इसे ख़त्म करें। मुझे जल्दी से एग्जाम्पल दो, इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे? एआई हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसका पॉजिटिव आउटलुक, 2 तरीके के कंक्लूजन, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा अगेन, बट एक कंक्लूजन हो गया जिसमें आप बिल्कुल डरा सकते हो एआई की वजह से, एक हो गया जिसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्डली पॉजिटिव यूसेज पर फोकस कर सकते हो कि भाई इसका पॉजिटिव यूसेज होना चाहिए। लेकिन मान लो मैंने क्वेश्चन डीप फेक्स पे दे दिया, वो भी तो एआई टूल है डीप फेक। अगर डीप फेक पे आया तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल एआई पर कंक्लूजन लिखेंगे। डीप फेक क्या है पता है ना? फोटो चेंज कर देना, चेहरा चेंज कर देना, ठीक है। तो डीप फेक्स पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि डीप फेक्स क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो हमारे लिए आंसर में लिखना होगा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से कि दैट वी शुड फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल ए, ठीक है। इसमें ब्लैचली प्रिंसिपल्स हैं, पढ़े हैं आपने? अरे अभी तो हुई थी कॉन्फ्रेंस 6 महीने पहले, ब्लैचली कॉन्फ्रेंस यूके में हुई थी, एआई से रिलेटेड, पढ़ लेना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब पढ़ाया होगा तो ये बात बताई होगी, नहीं भी बताइए तो करंट अफेयर का पार्ट है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक आ गया कनेक्टिंग टू अ ब्रॉडर गोल्स, जैसे कि नेशनल गोल, इंटरनेशनल गोल्स, कमिटमेंट्स। तो क्लाइमेट चेंज पे आपके कमिटमेंट्स हैं, है ना। आपकी साइबर सिक्योरिटी पे आपके कुछ कमिटमेंट्स होंगे, ट्रेड रिलेटेड ट्रिप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे कुछ आपके लार्जर कमिटमेंट्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट, इतने सारे एग्जांपल्स दिए मैंने अभी। तो यहाँ पर आप इस तरीके की अप्रोच अपना सकते हैं कंक्लूजन में, जहाँ पॉलिसी ओरिएंटेड और गवर्नेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे, देयर यू कैन अप्लाई दिस। 5 तरीके के, जल्दी से देखो, अभी पूछेंगे। इसका भी डीएमपी होगा? अरे नहीं होगा, होगा याद? तो इसको ज़्यादा इतना समय नहीं देना है कंक्लूजन को, बहुत तेज़ी से करना है, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। इंट्रोडक्शन को फोकस ज़्यादा करना है, इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, वहाँ से एग्जामिनर को देखते ही पता लगता है बच्चा कितने पानी में है, और वो देखने के लिए तुम्हें 4 मौके नहीं देगा, वो स्टार्टिंग के 3 आंसर देखते ही पानी तुम्हारा देख लेगा कितने पानी में हो। फिर तुम बोलोगे सर मैंने 16, 17, 18 क्वेश्चन बहुत अच्छे अटेम्प्ट करे, पहला दूसरा तीसरा नहीं हुआ, लेकिन बेटा तेरी कॉपी तो पहले क्वेश्चन से चेक होनी है। फिर एग्जामिनर ने देखा पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दिया है, एवरेज कॉपी है, वो पहुंच ही नहीं पाया 16, 17 तक, ये देखने के लिए कि तुम कितना अच्छा लिख रहे हो। इसलिए आपके स्टार्टिंग के 5 आंसर्स तो सच में अच्छे होने चाहिए, थोड़ा समय लेकर के भी लिखना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये सब।
मेंस आएगा तब बता देंगे, पहुंचो तो। सबके लिए ज्ञान कुछ तो बचा के रखे ना, मास्टर सारा आज ही दे देगा तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं पहुंचोगे, बिल्कुल पहुंचोगे, जो मेहनत कर रहा है पहुंचेगा। हो गया, 5 हो गए, बैठ गए दिमाग में, बैठे कि नहीं? चलो ठीक है। देन एथिकल एंड मॉरल डायमेंशन, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एथिक्स के जो क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो पेपर 4 के ही है, नहीं, साइंस में भी एथिकल क्वेश्चन है। हाँ, यूज ऑफ एआई का भी जो है एथिकल एस्पेक्ट है। मैं तुम्हें बोलूंगा क्रिप्टो करेंसी प्रॉब्लम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इशू है, जीन एडिटिंग का एथिकल एंगल है, ऐसे क्वेश्चंस में भी तो एथिकल एंगल है, तो उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। अब मुझे बताओ, गवर्नेंस में एथिकल एंगल है, वो तो तुम गुड गवर्नेंस के पढ़ते ही हो, गोला बना करके, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ऑनेस्टी, इंक्लूसिविटी, एफिशिएंसी, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? गोला बना करके ऐसे तो पढ़ते हैं, जस्ट पुट अराउंड एंड देन 4 अपने तीर निकालते हो वहां से और बना लेते हो कॉपी में, ऐसे तो करते हो, याद हो जाता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, पेपर 1 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो बुद्धिज्म जैनिज्म की जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर उन्हीं पे क्वेश्चन होगा पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर में आ गया मान लो, तो भी तो आपके ये प्रिंसिपल्स आप कोट कर सकते हो, बुद्धिज्म क्या सिखाता है, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर पे क्वेश्चन आया, पर्शियन लिटरेचर पे 2020 में क्वेश्चन आया। कहाँ पर्शियन लिटरेचर, कहाँ हम सर, आया था भाई, मैं क्या बताऊँ, देख लेना जाकर, 2020 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पर्शियन लिटरेचर। अब उसमें एग्जाम्पल्स देने थे, तो भाई उस कल्चर की, उस सिविलाइजेशन की कुछ तो आप तारीफ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? वो इंट्रोडक्शन में भी आएगा, वो कंक्लूजन में भी आएगा, और उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा आएगी कंक्लूजन में देखा जाए तो, कि इसको प्रिजर्व करने की तरफ आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, ठीक है? हो जाएगा। हिस्टोरिकल कल्चरल रेफरेंस मैंने बता ही दिया, हिस्ट्री कल्चर सोसाइटी इश्यूज में रेफरिंग टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स, फिगर्स, कल्चरल इंसाइट्स, ये आपका कंक्लूजन हो सकता है। देन बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव्स, जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बता दिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। जैसे कि आपका और कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बैलेंस्ड अप्रोच देनी होती है? आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जगहों से इम्बाइब किए हैं वैल्यूज़ को, और प्रियम्बल अगर आप देखें तो बहुत सारी वैल्यूज़ ही तो हैं जिससे प्रियम्बल बना है। तो आपका पेपर 2 में भी क्वेश्चन बन सकता है। देन देन साइंस, साइंस में भी पॉजिटिव नेगेटिव, स्टेम सेल थेरेपी, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? फिर सरोगेसी, सरोगेसी पे एक्ट आया था अभी रिसेंटली, सरोगेसी, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का है, क्रिप्टो करेंसी पे बनने वाला है, ये सब पोटेंशियल क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आती है, 24 में क्वेश्चन आता है, सबको पता था क्वेश्चन आएगा, पेपर 4 में क्वेश्चन आया। भारतीय न्याय संहिता सबने पढ़ी इन कंटेक्स्ट टू पेपर 2, पेपर में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पेपर नंबर 4, एथिक्स के पेपर। दिस इज लाइफ, दिस इज यूपीएससी, वेलकम टू यूपीएससी, ठीक है? ये ऐसे ही चलता है, क्या कर सकते हैं? तो अगला तरीका ये है आपको पढ़ने का, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब एस्पेक्ट्स में ज़रूर पढ़ें, और जब लिखने जाएंगे तो वो स्पेसिफिक आंसर राइटिंग का तरीका स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक पेपर में होगा। बच्चे को लगता है जो पेपर 3 में अभी सुबह लिखा है वही तो शाम को लिखना है, प्रॉब्लम तो यही है, दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, पेपर 3 पेपर 4, 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक है, तो बच्चे को लगता है सेम क्वेश्चन आ गया, ये ले, जो ऊपर सुबह लिखा था वही शाम को लिख दिया। नहीं, पर्सपेक्टिव ही बदल गया, लिखने का तरीका ही बदल गया, ठीक है? नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग एस्पिरेशंस, कि इंडिया का विजन क्या है, इंटरनेशनल एस्पिरेशंस क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी किस तरफ है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच किस तरफ है। डिजास्टर अलायंस पे हम फोकस करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे हम फोकस करते हैं। इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलती है, पता है आपको? यूएनएससी की प्रेसिडेंसी मिलती है 1 मंथ के लिए। इंडिया यूएनएससी का मेंबर रहा था अभी रिसेंटली, 2 साल के लिए टेम्पररी मेंबर, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, 5 परमानेंट मेंबर्स, बाकी कितने, कितने परमानेंट कौन से नहीं है, कितने? 10, ठीक है? फिर उसमें से एक था कौन, इंडिया, कब?
वो तब होगा जब मैंने तैयारी नहीं शुरू करी होगी। अब होता तो पता होता। बेटा ये नहीं कर सकते। पिछले 3-4 साल में कुछ हुआ है वो पता होना चाहिए। कोरोना भी तो 4 साल पहले ही हुआ, पता है ना। हो गए 4 साल। मार्च 2020, मार्च 2025 आ जाएगा अब। ठीक है, चलो ठीक है। यार मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया ने मेरीटाइम सिक्योरिटी पर बहुत इंपॉर्टेंस शो करी जब वो प्रेसिडेंसी में आया। 1 मंथ की प्रेसिडेंसी मिलती है, 1-1 महीने के लिए। अगस्त में मिली थी इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया ने मेरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस किया था। ठीक है, कर लोगे तुम। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस कि भाई रेटोरिकल एंड रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा ये मत करिएगा, ये करने में कुछ का कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। कर तो सकते हैं लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा ये। रेटोरिकल मतलब एक होता है ना, क्वेश्चन रख करके जब जवाब देते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आंसर लिखते हैं उसके आगे। उस तरीके से भी हम कंक्लूजन दे सकते हैं, रेटोरिकल तरीके से। जनरली फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में ये करा जाता है। एस्से में कर सकते हो ये। एस्से में जैसे कभी कभी आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो कुछ आर्टिकल्स क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन मार्क रेटोरिकल। ठीक है, तो वो उस तरीके से भी आप दे सकते हैं। इसको छोड़ दो, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है ये। 9 एटलीस्ट एस्पेक्ट्स कंक्लूजन लिखने के आए होंगे समझ में। आए? एक बार रिवाइज करा दे जल्दी से, स्टार्टिंग के 5 विद एग्जाम्पल। देख लो मैं फ्रेम से हट जाता हूँ। प्लीज आस्क योर डाउट्स। हो गए? डाउट्स अब उसी के हैं जिसने आंसर राइटिंग करी है, पहली बात तो ये। या डाउट्स उसके हैं जिसका इरादा है अब कल से आंसर राइटिंग करने का, वरना तो डाउट नहीं है। वरना तो सर क्लास आना था, आ गए। लगा कुछ नया हो रहा है, आ गए। कल से पता लग जाएगा कुछ नया नहीं था, चले जाएंगे। तो डाउट्स उसी के हैं जिसने आंसर राइटिंग करी है। अब तुमने कुछ तो है जो पीछे किया होगा, जो तुम चाहते होगे पूछना, सही था या नहीं था, पूछो। कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब 2 क्वेश्चन बचे हैं और 5 मिनट रह गए। मैं तो इससे बुरा तो क्या ही होगा, और इससे बुरा हो ही रहा है तो मेरे बताने का फायदा ही क्या। अब तो बुरा ही होगा। शेर सामने आया तो अब क्या करेंगे, खा जाएगा, शेर ही करेगा, जो मैं क्या करूंगा उसमें। लेकिन इस सिचुएशन में सर पेपर बहुत बढ़िया गया है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 5 मिनट रह गए हैं। मेरे को पता है मैं कुछ ना कुछ तो लिख ही लूंगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कुछ ना कुछ छूटेगा भी। ऐसे में मैं क्या करूं? ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट्स का सहारा लीजिए। कैन टेक हेल्प फ्रॉम फ्लो चार्ट्स। इंस्टीड ऑफ राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, मेक एटलीस्ट 2 फ्लो चार्ट्स। अगर आपसे क्वेश्चन में क्रिटिकली इवेल्युएट लिखा है, पूछा है, और आपको पता है इसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव देने हैं, तो आई डू नॉट हैव टाइम टू मेंशन एवरीथिंग इन फुल सेंटेंसेस। एटलीस्ट मैं एक गोला बना करके यहाँ पे पॉजिटिव्स लिख दूँ, और एक गोला बना करके मैं यहाँ पर नेगेटिव्स लिख दूँ, और एटलीस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन लिख दूँ 3 लाइनों। ये मैं कर सकता हूँ। उसका हो सकता है मैं कंक्लूजन नहीं लिख पाऊँ, लेकिन एटलीस्ट उस क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, और मैं इसको पेज टर्न करके अगले क्वेश्चन पे आऊँ। अगले क्वेश्चन पे भी एटलीस्ट मैं फ्लो चार्ट डायग्राम तो बना ही दूँ। टेक हेल्प फ्रॉम डायग्राम्स। फिर जब आपको लगे अब 1 मिनट बचा है, तो वापस आकर के आप उसके बारे में सजेस्टिव वे फॉरवर्ड या कुछ अगर लिख सके तो लिख दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में आपके दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, छूटा नहीं पेपर। पेपर छूटेगा तो 10 नंबर सीधे गए। अगर वो 5-5 वर्ड्स अगर मिल गए एग्जामिनर को, तो शायद 1-1 2-2 नंबर तो देगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, डेफिनेटली। अब वो सिचुएशन तो आई नहीं होगी, लेकिन आई है। 7 मिनट में ही छूट जाता है, पहला ही छूट जाता है। स्टार्ट जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना आप, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो भी पहली बार कर रहे हैं। अभी तो मैं उस लेवल पे ही आ जाता हूँ, पहली बार, पहली पहली बार है ना, उस पे ही आ जाओ अब तो तुम। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम की इंपॉर्टेंस ही अलग होती है, क्योंकि उस दिन जो मैं आंसर लिखता हूँ, वो आंसर मेरे दिल के सबसे पास होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत उसी में लगती है। सही बात है बेटा। फर्स्ट टाइम अगर आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो, तो मैं क्या करूँ, ये क्लॉक का जो टिक टॉक है उसको मत सोचो। तो विदाउट
विदाउट टाइम कंस्ट्रेंट्स आपको आंसर लिखना चाहिए। अब विदाउट का मतलब 1.5-2 घंटे तो नहीं हो सकता। बैठे हुए हैं, चांद सितारे सोच रहे हैं, कभी तो हो नहीं तुम। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 15-20 मिनट भी ले रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें कोई गलत बात नहीं। आप टाइम का टेंशन ही छोड़ो, आप बस लिखो। आपका 10 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, आपका 20 मिनट में हो, पहली बार जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम का टिकटॉक मत रखो, ये ज़रूरी है। दूसरा, सर मुझे समझ नहीं आता क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं लिखना कहाँ से शुरू करूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए डेफिनेटली जब भी कोई टीचर आपको कोई क्वेश्चन देगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, तो वो जनरली रिलेटेड होता है पीवाईक्यू से। मेरे से एग्री करोगे? कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे टीचर, वो आपको पीवाईक्यू ज़रूर बताते हैं। और अगर नहीं भी बता रहा है कोई, तो ये आपकी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू देख लो। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सालों के, देखो स्टार्टिंग कर रहे हो तो 5 ईयर्स रखो, और वो भी पीछे से चलो कि 24 में क्या आया, 23 में क्या आया, 22 में क्या आया, और 21, कम से कम इतना ही कर लो। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू दिख रहा है और आपको लग रहा है सर मैं तो पहली ही लाइन नहीं लिख पा रहा, सर मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत बुरी हालत है मेरी, आप मुझे समझ रहे हो क्या? होशियार आंखों से। इंग्लिश भी नहीं आती है सर, मैं तो टेंसेस ही मिस्टेक कर देता हूँ। बेटा मैं उस बच्चे के लिए भी कह रहा हूँ, सुन ले, आपको ना इसके मॉडल आंसर्स पढ़ने चाहिए, ठीक है? ये पीवाईक्यू के मॉडल आंसर्स आप देखो, हर इंस्टीट्यूट ने सॉल्व करे। फिजिक्स वाला ने भी अपनी पूरी पूरी बुकलेट्स बनाई हुई है पिछले लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स की। अब वो आपके पास नहीं है, ये गलती आपकी है। अब ये सर ने बता दिया तो वो पता करना आपकी जिम्मेदारी है कि सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है कहाँ। फिर आप उस क्वेश्चन को गूगल सर्च करोगे, 4 इंस्टीट्यूट्स के आंसर निकल के आएंगे, आएंगे कि नहीं? क्लास में आपने पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की हो गई है, लिख नहीं पा रहा हूं कोई बात नहीं, घर जाओ उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कम से कम 3 जगह से उसके मॉडल आंसर्स पढ़ो और अपने नोट्स से कोरिलेट कर लो। जब तुम अपने नोट्स से कोरिलेट करोगे, 2 बार किसी दूसरी जगह से मॉडल आंसर देखोगे, अब तुम्हें कंटेंट की कमी है? कंटेंट की कमी नहीं है, अब तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं लिखूं कैसे। तो तुम क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, उस समय क्या होगा तुम्हारे साथ, तुमने एग्जैक्टली जो पढ़ा है ना अभी अभी, वो टेम्पररी मेमोरी अभी याद है, और तुम बोलोगे चलो अब लिखते हैं पहला पेज, बिल्कुल साफ सफाई के साथ एकदम राजा बेटा बन करके सुबह सुबह बैठोगे लिखने के लिए संडे के दिन, और तुम लिखना शुरू करोगे, तो तुम्हारी लैंग्वेज वही निकल के आएगी जो तुमने पढ़ी है। ऐसा ही होगा ना? वहाँ गलती है, क्योंकि अभी तो लिख लोगे, पर वही चीज़ मैं 10 दिन बाद लिखने के लिए बोलूँगा तो नहीं लिख पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर राइटिंग नहीं हुई। आंसर राइटिंग कब होगी? अच्छे से पढ़ो, सब कुछ सारे मॉडल आंसर्स पढ़ो, पूरी कॉपी रिवाइज करो, बंद करो, सो जाओ। अगले दिन उठो, क्वेश्चन सामने रखो, कम से कम 10 घंटे के ब्रेक के बाद अब सोच के समझ के लिखो कि मैंने क्या पढ़ा था, एंड नाउ यू स्टार्ट राइटिंग, तो रियल आंसर निकल के आएगा। दूसरी दिक्कत तुम्हारी ये है कि तुमने कि मान लिया है कि मॉडल आंसर मतलब ऐसा ही लिखना है। नहीं, उस मॉडल आंसर का 50% भी अगर लिख दिया, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मॉडल आंसर लंबे होते हैं, मॉडल आंसर एक्सटेंडेड होते हैं, क्योंकि बच्चे को हम समझा भी रहे होते हैं, देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें इतना नहीं लिखना है, तुम्हें छोटा ही लिखना है और तुम्हें टू द पॉइंट ही लिखना है। तो फोकस होना चाहिए किस पर? अंडरस्टैंडिंग पर, रादर देन क्रैमिंग पर। बट डेफिनेशंस लर्न करनी ज़रूरी है, डेफिनेशंस हमें लर्न करनी चाहिए, एग्जाम्पल्स हमें कुछ लर्न करने ज़रूरी हैं, लेकिन जब इतने बड़े हेडिंग, हेडिंग के बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, तो हम कीवर्ड्स भी अगर याद रख पाते हैं तो दैट्स इट। क्योंकि इंग्लिश बेसिक हमारी इतनी तो होनी चाहिए कि हम एक सेंटेंस बना सकें। अगर वहाँ भी नहीं है तो घर जाके काउ का ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा, फिर वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इजी, समझ आया? जब भी टेस्ट दें, टीएमपी इसलिए है कि आपने कल जो पढ़ा है वो लिखे, लेकिन संडेज के टेस्ट इसलिए हैं ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि आप कहाँ हैं। टेस्ट जब भी दें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टेस्ट जब आप आंसर राइटिंग का दें, कम से कम 4 क्वेश्चंस एक साथ लिखें और 1 घंटे का टेस्ट मिनिमम दें। इसीलिए वो संडे का टेस्ट ऐसा बनाया गया है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस में होता क्या है, खिचड़ी बनती है, टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, और मेमोरी रिकॉलिंग भी सबसे ज़्यादा होती है। और पहले आंसर में जो हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता, तीसरे चौथे तक पहुंचते हुए भाग रहा होता है।
ये चीज़ जो है ये आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगी जब आप कम से कम संडे के टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ लिखें। तो अभी अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो एक टीचर यहाँ आकर के आपको एक सेशन लेकर के ये समझा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है क्लासेस के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद, तो वो है संडे का टेस्ट। और संडे का टेस्ट हर उस बच्चे का अच्छा जाएगा जिसने डेली आंसर राइटिंग करी है। तो ये सब कुछ क्या है, जुड़ा हुआ है। और यही तो कारण है तुमने एडमिशन लिया था यहाँ। तो उसी कारण को कैसे भूल गए? अगर तुमने एडमिशन लिया यहाँ पर और इस CTR मॉडल में एडमिशन लिया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो CTR मॉडल की है तुम उसी को अप्लाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर लैगिंग। और इसमें इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट तो टेस्ट करवा रहा है, तुम नहीं आ रहे। संडे का टेस्ट छोड़ना तो मतलब अपने मन में एक क्राइम की तरह होना चाहिए। आज तो गलती कर दी एक मैंने। अब जिसने छोड़ा है तब से अब तक, और जितने भी छोड़े हैं, वो समझ लो कितना पीछे चला गया, क्योंकि वो बच्चा अगर अब तक कर रहा होता तो बहुत कुछ सीख चुका होता। लेकिन अभी भी समय निकला नहीं है। आंसर राइटिंग करिए। अगर आप 25 को भी टारगेट कर रहे हैं तब भी मेरा मानना है कि 15 फरवरी तक आंसर राइटिंग कर सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी रखिए, अपनी जोरों पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग आप 15 फरवरी तक फिर भी करिए। इजी। क्लास को ऐसा समझिए कि आपकी क्लास तब खत्म होगी जब आप यहाँ आंसर सबमिट करके जाएंगे। अगर क्लास आपकी खत्म होती है टीचर के साथ और टीचर के निकलते ही आप भी निकलते हैं, इसका मतलब आप क्लास बीच में छोड़ के जा रहे हैं। आपकी क्लास खत्म होती है जब आप आंसर राइटिंग सबमिट करके जाते हैं। ये मेरा लास्ट वर्ड्स हैं। आंसर राइटिंग के रिस्पेक्ट में सेशन मैंने पूरा आपको समझाया। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक अच्छे ट्रेड्स क्या हैं, एक अच्छे गुड आंसर के। इसमें हमने डायरेक्टिव्स को समझा, कुछ डायरेक्टिव्स, सारे तो नहीं, कुछ डायरेक्टिव्स को समझा। डायरेक्टिव्स के बाद मैंने अच्छे इंट्रोडक्शन कैसे लिखे जाते हैं 10 तरीके आपको बताए। तुम्हें 10 के 10 तो वैसे भी नहीं अप्लाई करने, 5 भी कर लो, पेपर हो जाएगा। उसके बाद मैंने तुम्हें कंक्लूजन बताया। कंक्लूजन में भी मैंने 10 तरीके बताए, 10 वेज बताए, लेकिन 9 वेज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर यू। वो अप्लाई करके आप अच्छे आंसर लिखने की कोशिश करिए। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों इंक्लूड करिए। नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो आएगा ही आएगा। कंक्लूजन किसी क्वेश्चन में छूट भी जाए तो जल सकता है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए आइडियली। टाइम कंस्ट्रेंट्स में एक क्वेश्चन में छूट भी गया चल सकता है, इंट्रोडक्शन ही छूट गया नहीं चल सकता। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कल मिलेंगे अगले सेशन पे, वो है एसे राइटिंग का। टेक केयर, थैंक यू।